दोस्तों, तो फाइनली स्टार्ट करते हैं हम अपनी पढ़ाई। और सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो करेंगे हम पेंशन सेक्टर से। ठीक है। अब पेंशन सेक्टर में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ 6 कंपोनेंट्स दिए गए हैं जिसकी कि हमें एक नॉलेज होनी चाहिए ठीक ठाक सी। अब इस 6 कंपोनेंट के अंदर सबसे पहला जो है वो है स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया। इसका क्या स्टेटस है हमारा। सेकंड आएगा टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट स्कीम्स इन इंडिया एंड देयर फीचर्स, कितने प्रकार के रिटायरमेंट स्कीम्स हैं इंडिया में, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उन पे बात करेंगे। अगला आएगा एनपीएस, जो कि कहीं ना कहीं इसी का कंपोनेंट है। जो हम पेंशन सेक्टर का स्टेटस देखेंगे उसमें हमें एक रूप दिखाई देगा एनपीएस का और दूसरा रूप दिखाई देगा हमें एपीवाई का, अटल पेंशन योजना का। ठीक है सर। इसके बाद बात आएगी एन्युटी प्लान्स, क्या होते हैं एन्युटी प्लान्स, क्या होते हैं इसके फायदे, किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, इसकी बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात की जाएगी इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स की। ठीक है, इसको समझेंगे सबसे लास्ट में। तो कई छोटे छोटे वीडियोस की सीरीज शुरू करेंगे जिसके जरिए हम इन सारे टॉपिक्स को खत्म करेंगे। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया से। उसके बाद ये देर ऑन ये जब हम इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे तो इसके अंदर आपको एनपीएस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, साथ ही में एपीवाई की भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। हाउएवर इसके अलावा भी हम इसकी और टेक्निकलिटीज को समझेंगे इंडिविजुअली इन दोनों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए जी। तो ये था आपका ओवरव्यू पेंशन सेक्टर का कि किस तरीके से हम इसको शुरू करेंगे और खत्म करेंगे। कई सारे छोटे छोटे वीडियोस में इसको आपको कवर कराया जाएगा पूरा का पूरा, और जब ये पूरा कवर हो जाएगा फिर हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ एमसीक्यूज के ऊपर, ताकि हमें एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिटी आ जाए कि किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे और किस तरीके से हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जी। तो शुरू करते हैं। जो हमने इसके लिए कंटेंट उठाया है वो उठाया है पीएफआरडीए की साइट से। आपको पता है कि पीएफआरडीए जो है वो वर्किंग पेपर की कुछ सीरीज निकालती है जहां वो बेसिक आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है। एंड वन ऑफ द मेंबर ऑफ पीएफआरडीए जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया है और इसको पब्लिश किया है, पीएफआरडीए की वेबसाइट पे भी आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। साथ ही में इसका पीडीएफ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा जिसके अंदर हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो रिलायबल सोर्स है। इसके अंदर जो कंटेंट है बहुत ही रिलायबल है और बहुत ही अच्छे से मैनर में इसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है जिसको हम समझेंगे इन पार्ट्स। ठीक है सर, चलिए। तो पीएफआरडीए वर्किंग पेपर सीरीज के अंदर बात की जा रही है पर्सपेक्टिव्स ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया। तो ये वही है आपका स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया। दीपक मोहंती हैं जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया है, इसको पब्लिश किया है। अप्रैल 2022 का ये पब्लिकेशन है, मतलब बिल्कुल ही लेटेस्ट बात की जा रही है। पेंशन सेक्टर है तो पीएफआरडीए से बेटर इसको कौन ही बता पाएगा। तो ये सबसे बढ़िया और रिलायबल सोर्स है एज अ पार्ट ऑफ कंटेंट अगर हम बात करें तो। ठीक है, चलिए जी। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम समझेंगे इसके बेसिक्स को, इसके इंट्रोडक्शन को और थोड़ा बहुत इसके डाटा के बारे में बात करेंगे कि क्या है पेंशन सेक्टर, क्या होता है पेंशन। ठीक है, चलिए जी। तो पहले तो इसमें बढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बेसिक्स ओवरव्यू दे दूं कि पेंशन क्या चीज़ है, क्या भला है ये पेंशन। तो आपने अर्लियर डेज में ऐसा सुना होगा कि पेंशन क्या होती थी। अर्ली डेज पे अगर आप जाते हो तो आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे, हम सुना करते थे कि जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको तब भी सैलरी मिलती रहती है। मतलब कि जब वो काम करते हैं, मतलब जॉब लगती है लेट सपोज 25 की एज में, इससे लेके वो 60 की एज तक तो जब काम करते हैं तब उनको मिलती है क्या, सैलरी। ठीक है सर। और जब वो यहाँ रिटायर हो जाते हैं, मतलब काम करना बंद कर देते हैं, इसके बाद भी जब तक उनकी मृत्यु होती है उस पीरियड में भी इनको पैसा मिलता रहता है और जिसको हम नाम देते थे पेंशन का। ठीक है सर। अब ये जो एक फॉर्म था ये बहुत पुराना हो चुका, आज के टाइम पे ये वाला रोल नहीं रहा। मतलब कि सन 2004 में जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया स्कीम लॉन्च किया, नया सिस्टम लॉन्च किया पेंशन के ऊपर। उससे पहले तक ये चलता था कि आप जॉब ले लो गवर्नमेंट की और उसके बाद 60 की एज तक आप जॉब करो और उसके बाद जब आप यहाँ से रिटायर हो जाओगे तो आपको कई सारे सुपर एनुएशन बेनिफिट्स मिलेंगे और अलॉन्ग विद दैट आपका जो एक पेंशन है वो भी एक ठीक ठाक अमाउंट का चालू हो जाएगा और हर मंथ एज अ पार्ट ऑफ सैलरी आपके अकाउंट में वो आता रहेगा जब तक आपकी डेथ हो जाती है तब तक। ठीक है सर। अब क्या ये वाली चीज़ अभी भी चल रही है? ऐसा नहीं चल रहा। जो लोग इससे पहले जॉब में लग चुके थे उन लोगों पे तो ये पेंशन अभी भी एप्लीकेबल है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने सन 2000 में जॉब लिया होगा तो वो जब रिटायर होंगे सपोज कीजिए 2030 के अंदर, तो क्या उनको पेंशन पुराने वाले सिस्टम से मिलेगा? हाँ मिलेगा। बट जो लोग भी इसके बाद गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं उनको नए वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग पेंशन मिलेगा। जो स्कीम में बातें बताई गई हैं उस अकॉर्डिंग उनको पेंशन मिला करेगी। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो स्कीम था ये स्कीम बहुत ही कम पॉपुलेशन को कैटर कर पाता था। मतलब कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे वही इसका बेनिफिट ले पाते थे। इसके अलावा बाकी जो पॉपुलेशन है, बाकी जो जनता है,
ये पेंशन के बेनिफिट से वंचित रह जाती थी। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा लेके आई जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी पेंशन का बेनिफिट मिल सके, साथ ही में जो प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके, साथ ही में अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसको भी पेंशन का बेनिफिट मिल सके अगर वो उस अकॉर्डिंग प्लानिंग करके चले। तब जब वो वर्किंग फेज में होते हैं तब उनको ओल्ड एज में इनकम की सिक्योरिटी जो है वो प्रॉपरली बनी रहे, कोई परेशानी उनको ना हो, इस टाइप की एक मैकेनिज्म को डेवलप किया गया, उसकी हम चर्चा यहाँ पे करने जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताया कि पहले क्या चलता था और उसमें किस तरीके से मॉडिफिकेशन किया गया, और उसका पर्पस ये था कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन है इंडिया की वो इसके अंदर कवर की जा सके। काफ़ी हद तक कवर हो गई है और काफ़ी ही रफ्तार में इसको ग्रोथ मिल रही है इंडिया में। चलिए जी, तो देखते हैं। तो इंडिया का पेंशन सेक्टर जो है बेसिकली उसके अंदर दो चीज़ें कवर होती हैं, एक आता है आपका एनपीएस और दूसरा आता है आपका एपीवाई, नेशनल पेंशन स्कीम, और दूसरा है आपका अटल पेंशन योजना। ठीक है, और ये जो है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल मोड है आपके पेंशन सेक्टर की, जो कि क्या करती है आपकी ओल्ड एज इनकम की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। क्योंकि जब हम जॉब कर रहे होते हैं, जब स्टार्टिंग में हमारी जॉब लगती है, तब हम रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब नेक्स्ट डे से आपकी सैलरी आनी बंद हो जाएगी तो आप सर्वाइवल कैसे करेंगे, उस टाइम पे भी आपको एक इनकम की आवश्यकता होती है ताकि आपका जो रिटायरमेंट है वो अच्छे से व्यतीत हो सके, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है वो अच्छे से कट सके। उसकी बात करता है, उसकी सिक्योरिटी की बात करता है आपका इंडिया का पेंशन सेक्टर, जिसमें दो पेंशन स्कीम आती है, एनपीएस और एपीवाई। ठीक है जी। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पहले था वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था, बट जब इसको लॉन्च किया गया तो कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ सैलरी एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं देगा, बल्कि हर एक आम आदमी को, चाहे वो अपना धंधा करता हो चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, सभी को इसके थ्रू बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है सर, ओके। अब इसके अंदर अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो जब पहले हमें बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट अगर आप समझेंगे तो ये इंडिया की पॉपुलेशन है, इसमें से सिर्फ इतने लोग जो है वो पेंशन में कवर होते हैं, और हम चाह रहे हैं कि सभी लोग जो है वो पेंशन में कवर हो जाए, ये हमारा टारगेट है। तो हम इसके ग्रोथ को आइडेंटिफाई करना है, और कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे, आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत काम आएंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पिछले 5 साल के स्टेटस दिए गए और कहा गया क्या कि अगर हम एपीवाई की बात करें, अटल पेंशन योजना की बात करें, तो जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 3 गुना से भी ज्यादा इसके अंदर बढ़े हैं। अब ये होता क्या है एपीवाई, वो डिटेल में अपन समझेंगे आगे, बट फिलहाल आप कुछ स्टैट्स है, प्रोडक्शन की बात हो रही है तो इसलिए उस पर अभी नहीं जाते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि जो एपीवाई स्कीम है इसके अंदर जो सब्सक्राइबर है वो पिछले 5 सालों में 3 गुना से भी ज़्यादा हैं, वो इंक्रीज हुए हैं। ठीक है सर, और अगर एनपीएस की बात करें तो एनपीएस के अंदर जो पैसा है, जो फंड है, उसको बोलते हैं हम पेंशन एसेट्स। एनपीएस का जो पेंशन एसेट है, मतलब जो फंड है, वो 4 गुना से भी ज़्यादा जो है वो ग्रो किया है हमारा पिछले 5 सालों के अंदर। तो ये बहुत ही बड़ी इंक्रीमेंट है। मतलब क्या है कि जो हमारा पेंशन सेक्टर है वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है, और हमें ओवरऑल इंडिया की पूरी पॉपुलेशन 138 करोड़ की पॉपुलेशन को यहाँ पे कवर करना है। ठीक है जी, अच्छा। अब जो ये पेंशन है ये बेसिकली क्या करता है, ये आपकी एक सेविंग का आपको एक माध्यम देता है, और सेविंग के साथ साथ आपकी जो ओल्ड एज लाइफ होगी उसमें आपकी इनकम कैसे बनी रहे उसके बारे में ये आपकी बात करेगा। ठीक है सर, चलिए बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। पेंशन क्या है सर? पेंशन एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि 2 फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी? एक तो फाइनेंशियल सेविंग्स और दूसरा ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी। मतलब कि आज अगर आप कुछ कमा रहे हैं तो इसमें से आप कुछ बचाते हैं, सपोज 2000 रुपये आपने बचाए इसके अंदर से जो आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया, दिस इज योर फाइनेंशियल सेविंग, और साथ ही में आपकी एक ओल्ड एज की इनकम सिक्योरिटी इससे बन के तैयार हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब अगर आप बात करते हैं किसी एक ऐसे नौजवान से जो सपोज 22 साल का है और ताज़ा जॉब उसकी लगी है, तो ये जो व्यक्ति है ये जब अपनी एम्प्लॉयमेंट में प्रवेश करता है तो ये सेविंग्स के बारे में कितना सोचता है? आप खुद सोचिए, ये सेविंग्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। ये सोचता है कहाँ रिटायरमेंट होगी, कब 60 साल आएंगे, उसके बाद की चिंता हम आज क्यों करें, उसकी चिंता हम आज क्यों करें, क्यों ना आज की जिंदगी को एंजॉय किया जाए, आज की लाइफ को एंजॉय किया जाए। इसकी वो चिंता नहीं करता कि 60 साल के बाद की लाइफ कैसे कटेगी। वो ये कहता है कि इतने साल तक हम जिंदा रहेंगे, जब तो आज जिंदा है, आज तो जी ले पहले सही से। इस टाइप की बातें जनरली इंसान सोचता है जब वो नया स्टार्ट करता है। ठीक है, इसी को मॉडिफाई करने के लिए हमारा जो ये अथॉरिटी है वो इसकी एजुकेशन पे, इसकी अवेयरनेस पे काम करती है, PFRDA, ताकि जो यंगर जनरेशन है हमारी वो
आपका एनपीएस या इस टाइप के पेंशन सेक्टर की स्कीम्स की तरफ जागरूक हो और इसकी बेनिफिट्स को समझे और इसमें इन्वेस्ट करें, अपनी सेविंग्स को इंक्रीमेंट करें, तो उसको जागरूकता फैलाने का काम भी हमारा ये अथॉरिटी करती है। ठीक है सर। अब अगर बात करें कि अगर एनपीएस से पहले के, तो मैंने आपको बताया कि जनरली क्या दिखता था आपको कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो भैया पेंशन पक्का हो गया, उसके अलावा उनको क्या मिलता था, सुपर एनुएशन बेनिफिट्स। बट इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो इंडिया में चला करती थी, तो इंडिया में क्या क्या चीज़ें चला करती थी अगर हम इसको देखें, तो इंडिया में क्या क्या चीज़ें चला करती थी, तो जनरली जो आपके सेक्टर्स थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा हमारे जो फॉर्मल सेक्टर बच जाते हैं, फॉर्मल सेक्टर मतलब जो जॉब बेस्ड आपकी इंप्लॉयमेंट होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चला करती थी। तो एक आपका नाम था जो आप सुनते होंगे, ईपीएफओ। ईपीएफओ बेसिकली आपका पीएफ काट लिया जाता था, उसके अंदर एम्प्लॉयर भी कुछ पीएफ कंट्रीब्यूट करता था, वो आपका जमा कर दिया जाता था और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको मोटा पैसा मिल जाया करता था। ठीक है, ये एक तरीका था आपकी रिटायरमेंट को प्लान करने का, आपकी सेविंग्स करने का और आपकी ओल्ड एज इनकम को सिक्योर करने का, ताकि आपकी वहां उसके बाद की लाइफ अच्छी रह सके। ठीक है, ईपीएफओ के अंदर भी दो कंपोनेंट होते हैं, जो आपके कुछ एक ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनकी इनकम जो है वो एक लिमिट से कम होती है, तो ईपीएफओ इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ईपीएफओ इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक वो पैसा डालता है पीएफ के अंदर जिसको हम ईपीएफ कहते हैं, और दूसरा वो पैसा डालता है ईपीएस के अंदर, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। ठीक है, मतलब कि जनरली आपको पता है कि 12% का कंट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे, इस 12% के कंट्रीब्यूशन को ये ईपीएफ और ईपीएस के अंदर खुद तोड़ दिया जाता है ईपीएफओ के द्वारा। ठीक है, अब उसका एक अलग परसेंटेज है, उसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे, अदरवाइज ये बहुत लेंदी हो जाएगा। बट द थिंग इज कि अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम जो है वो एक सर्टेन लिमिट से नीचे है, तो ईपीएफओ वहाँ पे एक नया स्कीम इंट्रोड्यूस करता है, वो कहता है सारा पैसा हम पीएफ में नहीं डालेंगे, कुछ पैसा हम ईपीएफ में डालेंगे और कुछ पैसा हम ईपीएस में भी डालेंगे, और दोनों का बेनिफिट आपको एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट आपको उसका बेनिफिट मिल जाया करेगा। एक तरीका तो ये हुआ करता था बिफोर एनपीएस। ठीक है सर। दूसरा तरीका क्या होता था, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कुछ ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो आपको कई सारे ऐसे स्कीम देती थी जिसमें आपको एन्युटी बेस्ड पेंशन मिला करती थी। एन्युटी बेस्ड पेंशन का मतलब क्या होता है कि वो इंश्योरेंस कंपनीज कहती थी कि आप कुछ कुछ पैसा एज अ इंश्योरेंस फॉर्म में हमारे पास जमा कराइए, जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको हम पेंशन देना शुरू कर देंगे। जो भी एक अमाउंट होता था, जिस तरीके से भी उसको कैलकुलेट किया जाता था कि आप कितना जमा कर रहे हैं और उसका आपको कितना पेंशन बनेगा आफ्टर रिटायरमेंट। ये जो आपकी एन्युटी बेस्ड पेंशन है ये दो टाइप से होती थी। कई लोग यहाँ पे मंथली कंट्रीब्यूट करते थे और कई लोग यहाँ पे लमसम कंट्रीब्यूट कर दिया जाते थे। ये डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस कंपनी किस तरीके से आपको पैकेज प्रोवाइड करती थी। कुछ पैकेज ऐसे होते थे जहाँ पे आपको मंथली कुछ कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते जाना है, और जब आपकी जॉब कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी पेंशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी इस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। ठीक है सर, एक तरीका ये चल रहा था। उसके बाद कुछ तरीके आते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स के। कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो आपको लॉन्ग टर्म रेगुलर इनकम स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड में आप कंट्रीब्यूट कीजिए और उसके बाद आपके रिटायरमेंट के बाद आपको एक वहाँ पे पेंशन की सुविधा में एक इनकम आपका जनरेशन जो है वो चालू हो जाएगा जब आप रिटायर हो जाएंगे तब। ठीक है, ये सारी मेथड को आप अपना लो, ईपीएफओ, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड, इन सभी को भी जब हमने देखा एक लंबे मतलब एक ब्रॉड एंगल से, तो हमें पता लगा क्या कि बहुत ही कम जनता जो है, मतलब बहुत ही छोटी पॉपुलेशन जो है वो इसका फायदा ले पा रही है। बहुत ही कम पॉपुलेशन जो है इसका फायदा ले पा रही है। बहुत सारे कारण होते हैं, जो लोग एम्प्लॉयमेंट में होते हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर कवर बहुत ही रेयर लोग हो पाते हैं, बहुत ही रेयर लोग, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। सबको इसका पता नहीं है, कई लोग इसमें रिस्क देखते हैं, कई लोग और एंगल से इसको सोचने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से बहुत ही कम जनता जो है वो इसका बेनिफिट ले पा रही थी। ठीक है, और इसके बाद बात करें कि ये तो चलो फिर भी आपका वो सेक्टर हो गया ईपीएफओ वाला जो कि आपका फॉर्मल सेक्टर है, जहां पे एम्प्लॉयर एज अ स्टैट्यूटरी डिडक्शन करता था, मतलब कंपलसरी कहता था कि भैया आपके सैलरी से हम 12% तो काटेंगे और 12% वो खुद कंट्रीब्यूट करके ये पैसा जो है वो ईपीएफओ में जमा कर दिया करता था। तो जब ये स्टैट्यूटरी हो जाता है, जब ये हमारा पाबंदी के तौर पे लग जाता है, तो आपका कंट्रीब्यूशन फिर भी आसान हो जाता है, आपकी सेविंग फिर भी होने लगती है और आपकी जो रिटायरमेंट लाइफ है वो फिर भी सिक्योर हो जाती है। बट जहां बात करें हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, जहां पे ऐसा आपको खुद से करना है, मतलब कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको अगर कुछ पैसा जमा करना है तो आप खुद से जमा करते हो। सपोज कीजिए आप 50,000 रुपये कमाते हैं, अर्न करते हैं, तो आपको उसमें से खुद दिमाग लगाना है कि चलो इसमें से 5,000, 10,000, 2,000 जितना भी है वो आप
एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जिससे कि आपको आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन की सुविधा मिल पाएगी। तो ये आपको खुद की जब प्लानिंग के ऊपर छोड़ दिया जाता है तो इसका बेनिफिट लोग नहीं ले पाते, आलस की वजह से, करंट जिंदगी जीने की वजह से, या ऐसा कह लो कि कई लोगों की इनकम इतनी कम होती है, सपोज किसी की 10,000 रुपये इनकम है, वो कहता है यार इससे खाना गुजारा हमारा मुश्किल से चल रहा है, रिटायरमेंट के बाद की चिंता अभी क्यों करें, अभी जिंदा रहेंगे जब भी तो रिटायरमेंट की बात आएगी, तो पहले अभी तो जिंदा ले लें, अभी तो खा पी लें, बच्चों की पढ़ाई कर लें। इस टाइप की चीज़ों में वो उलझे रह जाते हैं और वो इन बारे में नहीं सोच पाते कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, पेंशन क्या होती है, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि दो रीज़न थे हमारे जो इसके वजह से ये जो एरियाज हैं वो ज़्यादा कवर नहीं हो पा रहे थे, ज़्यादा लोग पेंशन के बारे में नहीं सोच पा रहे थे। एक कि हमारा जो सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है। अनऑर्गेनाइज का मतलब कि जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग खुद से काम कर रहे हैं, डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे कंपल्सरली उनसे डिडक्शन नहीं करवाया जा रहा, नंबर 1। एंड नंबर 2, लोगों की इनकम ही इतनी नहीं है, इनकम ही इतनी कम है कि वो अपने रोजमर्रा की लाइफ में ही जी रहे हैं, वो इतनी आगे की नहीं सोच पाते। ठीक है, चलिए जी, तो ये रीजन था, ये आपका एक ओवरव्यू था कि भैया पेंशन सेक्टर में क्या चल रहा था, कौन लोग इसमें कवर थे, जो लोग कवर नहीं थे वो कहाँ कहाँ कवर हो सकते थे, और क्या कारण है कि वो लोग कवर नहीं हो पा रहे थे और पेंशन सेक्टर हमारा अधूरा रह गया था। ठीक है सर, अब थोड़ा सा समझते हैं इंडिया के बारे में। जो हमारी इंडिया, उसकी पॉपुलेशन कितनी है? तो इंडिया की पॉपुलेशन आपकी 138 करोड़, इंडिया की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो है 138 करोड़। अब अगर 2019-20 की बात करें, 2019-20 का अगर डाटा लें तो जो हमारा लेबर फोर्स है वो है अराउंड 56.3 करोड़ का। अब ये जो डेटाबेस ले रहे हैं, हम ले रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे से, तो कोई इसमें ऐसी वैसी कोई बात नहीं, इकोनॉमिक सर्वे से डाटा उठाया गया है ये। और 138 करोड़ की हमारी जो पॉपुलेशन है, इसके अंदर से 56.3 करोड़ जो है वो लेबर फोर्स है। मतलब कि जो लोग एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं, चाहे डेली वेजेस में हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, जिस तरीके से भी हो, बट वो एज अ लेबर फोर्स में काउंट होते हैं। उसमें से 53.5 करोड़ जो है वो एम्प्लॉयमेंट में है। इसके अंदर से अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, नौकरी की बात करें, तो 53.5 करोड़ जनता जो है वो किस में लगी हुई है, वो लगी हुई है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आपकी कैटेगरी आ जाती है दो, कौन कौन सी? एक आता है आपका फॉर्मल सेक्टर, जहां पे फॉर्मल सेक्टर है, जैसे कि टाटा के अंदर कोई काम कर रहे हो तो प्राइवेट सेक्टर ही क्यों ना हो, बट वो एक फॉर्मल सेक्टर में आता है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो भी आपके फॉर्मल सेक्टर में काउंट हो जाते हैं। तो अगर फॉर्मल सेक्टर की बात करें, जहां पे उनकी जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो पहले से होके चलती है बिकॉज ऑफ स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, या फिर जो उनका एम्प्लॉयमेंट है, जो उनका एम्प्लॉयर है वो उनको इस टाइप की बेनिफिट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करके चलता है। तो ऐसी जनता कितनी है आपकी? 5.9 CR, 5.9 करोड़ जनता जो है वो आपकी आती है फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर। और बहुत बड़ी जनता ऐसी है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर के अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आती है, इनफॉर्मल सेक्टर के अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आती है, जो कि बहुत बड़ी जनता है, जो है 43.2 करोड़। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी जनता है जिसको कि हमें बेसिकली टारगेट करना था, जो कि टारगेट नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, और इसके अलावा जो यहाँ पे गैप है, जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट में ही नहीं आते, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनकी बात की जाएगी कि उनको टारगेट करने के लिए ये आपके एनपीएस स्कीम लाएंगे। ठीक है, तो अब जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे, इनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर मतलब ये खुद से चाह भी लें कि चलो जी पेंशन जैसा कुछ सोचते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो ये कहाँ जाएं? इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह को टैकल करना, उनकी बातों को समझना, उतनी फाइनेंशियल होशियारी रख पाना इतना आसान नहीं है, प्लस वो ट्रस्ट बिल्डअप कर पाना वो भी इतना आसान नहीं था। तो जब तक आपकी APY आई, अटल पेंशन योजना आई आपकी सन 2015 में, इससे पहले तक कोई भी आपका स्ट्रक्चर्ड पेंशन स्कीम जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी। वो आपकी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी। किन के लिए? जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। अगर बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो इनके लिए तो आपका NPS जो है वो सन 2004 में आ गया था। उससे पहले की बात करें तो लोग EPFO में कवर होके भी काम कर लेते थे, या फिर आपके अदर जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह उसमें कवर होके काम कर लेते थे। बट जो सारी चिंता थी वो किसके लिए थी? वो थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। वो अगर कहीं पे पेंशन प्लान लेने की सोचें, कहीं इन्वेस्ट करने का सोचें, अपनी रिटायरमेंट लाइफ को सिक्योर करने का सोचें, तो वो क्या करें? उस टाइप की कोई योजना हमारे इंडिया में नहीं थी, जो कि लॉन्च की गई 2015 में अटल पेंशन योजना के जरिए। साथ ही में NPS को भी इस तरीके से वाइडर किया गया ताकि वो सारे लोग जो कि एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सारे लोग भी इसके बारे में सोच सकें और इसका फायदा उठाते हुए अपने रिटायरमेंट लाइफ को सिक्योर कर सकें। तो इस टाइप की अवेयरनेस और इस टाइप की चर्चाएं इसके अंदर की गई। ये है आपकी इंडिया की सिचुएशन। जो आपका टॉपिक है वो है स्टेटस ऑफ
पेंशन सेक्टर इन इंडिया। तो आपको ये एक ओवरव्यू मिल गया कि आपका जो पेंशन सेक्टर है वो इंडिया में किस तरीके से पहले था और क्या अभी चल रहा है। इसके अंदर और भी आगे चर्चाएं होंगी, उसको ब्रेक लेते हैं और वो चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट और ऐसे ही कनेक्टेड रहें और सारी वीडियोस की सीरीज को प्रॉपरली कंप्लीट करें ताकि आपकी जो पूरी प्रिपरेशन है वो एक शॉट में यहाँ पे कवर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, तो अपने सीरीज में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेंशन सिस्टम के फ्रेमवर्क की। पेंशन सिस्टम के फ्रेमवर्क बेसिकली ग्लोबली जो है वो 3 कैटेगरी में, 3 पिलर्स में डिवाइड किए जाते हैं। पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2 एंड पिलर नंबर 3। अब अगर इन शॉर्ट में इसको आपको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूं तो ये इसका मतलब कुछ इस प्रकार से है कि वो पेंशन जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, दैट इज आर पिलर नंबर 1। सेकेंड, वो पेंशन जिसमें कि गवर्नमेंट अपना शेयर भी देगी और साथ में जो भी हमारा पेंशनर है उससे भी कहेगी कि भैया आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करो इसके अंदर। ये आया आपका पिलर नंबर 2। और पिलर नंबर 3 होता है जहां पे जो हमारा पेंशनर है वो अपना पर्सनल कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है ताकि उसका जो पेंशन है वो आफ्टर रिटायरमेंट इंश्योर हो सके। तो बेसिकली ये है 3 पिलर जिसके ऊपर बात करता है ग्लोबली हमारे पेंशन सिस्टम के फ्रेमवर्क में। ये 3 ही पिलर्स माने जाते हैं। अब हमें इसमें से देखना है कि कौन कौन से ऐसे पिलर्स हैं जो कि इंडिया में भी एप्लीकेबल है। मतलब अगर ग्लोबल फ्रेमवर्क को हम अडॉप्ट करें इंडिया में तो कौन कौन से पिलर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं या फिर एग्जिस्ट अब कर गए हैं। चलिए जी, एक बार इसको और समझ लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हमने बात की कि 3 पिलर्स में है। पिलर नंबर 1 जो है वो बात करता है नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी बेसिक सोशल पेंशन फाइनेंस्ड मोस्टली बाय गवर्नमेंट। मतलब कि इसके अंदर जो पैसे लगेंगे वो पूरे के पूरे किसके लगेंगे, गवर्नमेंट के लगेंगे। क्या पिलर नंबर 1 एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ जी, इंडिया में एग्जिस्ट करता है। ऐसे कुछ स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट चलाती है कि वो लोग जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है और 60 साल के ऊपर के हैं उनको जो हमारी गवर्नमेंट है वो 200 रुपये पर मंथ एक पेंशन के रूप में पैसे देती है। तो इस टाइप के अगर कोई स्कीम चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा तो वो पिलर नंबर 1 के अंदर फॉल करता है। आगे हम इसको और देखेंगे। नाउ पिलर नंबर 2 क्या है? ऑक्यूपेशनल कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स विच कुड ईदर बी वॉलंटरी और मैंडेटरी। ये है आपका पिलर नंबर 2 जहां पे आपका ऑक्यूपेशनल कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। मतलब कि आप किसी एम्प्लॉयमेंट में हैं या ऑक्यूपेशन में हैं और उसके तहत या तो आप अपनी श्रद्धा से या फिर गवर्नमेंट के स्टैट्यूटरी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। उसको हम कहते हैं पिलर नंबर 2, जिसका एग्जाम्पल आप देखते हैं ईपीएफ। ईपीएफ में आपने देखा है कि 12% जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी में से काट के कंट्रीब्यूट किया जाता है और 12% जो है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। दिस इज स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो इस टाइप की कंट्रीब्यूशन को हम कहते हैं पिलर नंबर 2। और इसके अंदर क्या हो सकते हैं? इसके अंदर हो सकता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ठीक है, और डिफाइंड बेनिफिट प्लान का एग्जांपल है आपका एपीवाई। एपीवाई में जब आप देखेंगे तो उसको आपको पता लगेगा उसके अंदर, इसको हम और डिटेल में जब आगे चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि आप कुछ एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं और आपको ये प्रॉमिस कर दिया जाता है पहले ही कि जैसे ही आपके 60 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद से आपको 1000 पर मंथ या मैक्सिमम 5000 पर मंथ का पेंशन जो है वो मिला करेगा। ये आपको स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग का मतलब क्या है कि कंट्रीब्यूट करने से पहले ही आपको बता दिया जाता है कि अगर आप इतना कंट्रीब्यूट करोगे तो 1000 मिलेगा, इतना करोगे तो 2000 मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो जहां पे ये श्योरिटी आ जाती है उसको हम बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान। मतलब कि जो बेनिफिट है वो आपका पहले से ही डिफाइंड है। और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन जहां पे आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो प्री डिसाइडेड है। हो सकता है कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको क्या अमाउंट मिले वो आपको पहले ना पता हो। इसका एग्जांपल में आपका एनपीएस आता है, क्योंकि इसके अंदर आपको नहीं पता होता कि कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा, कितना आपका मार्केट में जो पैसा लगा है वो गेन करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या एट द एंड मिलेगा वो चीज़ आपको स्टार्टिंग में नहीं पता होती। बट कंट्रीब्यूशन जो है वो डिफाइंड होता है, ठीक है। तो इधर कंट्रीब्यूशन इज डिफाइंड और बेनिफिट इज डिफाइंड और बोथ इज डिफाइंड, तो वो आपका पिलर नंबर 2 में कैटेगराइज करता है। और तीसरा होता है पिलर नंबर 3, जिसको हम कहते हैं वॉलंटरी फुल्ली फंडेड पर्सनल पेंशन प्लान। मतलब कि यहाँ गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं दे रही,
बेनिफिशियरी आपका एम्प्लॉयर जो आपका एम्प्लॉयर है वो भी कोई पैसा यहाँ पे नहीं दे रहा है, सारा का सारा पैसा आप खुद अपना लगा रहे हो और अपने हिसाब से पेंशन प्लान जो है वो बना रहे हैं। क्या पिलर नंबर 3 एग्जिस्ट करता है? बिफोर एनपीएस ये एग्जिस्ट नहीं करता था, बट एनपीएस के अंदर प्रोविजन दिया गया और पिलर नंबर 3 भी हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है सर, ये हमें 3 पता लगे फ्रेमवर्क के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये छोटा सा एरिया जिसके अंदर हमने ये सारी बातें की है। नाउ अब बात करें अगर एडवांस कंट्रीज की, तो एडवांस कंट्रीज के अंदर जो हमारा सब्सटेंशियल पार्ट है पेंशन का ना, वो कहाँ से आता है? वो आता है हमारा फॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ सैलरीड एम्प्लॉयमेंट होगा और दैट टू इन फॉर्मल सेक्टर, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड नहीं ऑर्गेनाइज्ड की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो आपका पेंशन का अमाउंट है वो फिक्स रहेगा, श्योर रहेगा। और किसी भी एडवांस कंट्री के अंदर जो मैक्सिमम पार्ट कंट्रीब्यूट करता है वो यही सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। अब इसके अंदर आप कुछ आंकड़े देखेंगे। कुछ आंकड़े का मतलब क्या है कि जनरली पेंशन की इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको समझना जरूरी है, तब आपको पता लगेगा कि क्यों इंडिया के अंदर भी इस टाइप के स्कीम्स लाए गए, इस टाइप की अथॉरिटी बनाए गए, नए लॉ, नए एक्ट इंट्रोड्यूस किए गए, क्योंकि पुराने वाले से हम ग्लोबली कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। अब वो क्या आंकड़े हैं वो देखिए आप। ठीक है, वो आंकड़े क्या है कि 2020 के अंदर ये देखा गया कि ओईसीडी कंट्रीज जो हैं, ओईसीडी कंट्री क्या होती है पहले आपको ये जानना पड़ेगा। ओईसीडी कंट्रीज की फुल फॉर्म है दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये आपका ओ हो गया, ये ई हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब ये क्या है सर? ओईसीडी के अंदर बेसिकली ये हमारा एक कॉरपोरेशन है, एक तरीके से एक संस्था बनाई गई है जिसके अंदर 38 कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। मतलब कि मेजर कंट्रीज जो है हमारी वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या उसकी रिगार्डिंग पॉलिसीज वगैरह बनाती रहती हैं, जो कि ग्लोबली मैच करती हैं आपस में। ठीक है, अब इन ओईसीडी कंट्रीज का जब हमने एक आंकड़ा उठाया तो हमने क्या पाया कि इन 2020 जो पेंशन एसेट्स है ओईसीडी कंट्रीज का वो लगभग 34 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है। ठीक है जी, जो पेंशन एसेट्स है, पेंशन एसेट्स मैंने बताया था कि जितना भी पैसा पेंशन के नाम पे कंट्री में इकट्ठा हो रखा है दैट इज कॉल्ड पेंशन एसेट्स, वो 34 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक है अगर हम बात करें ओईसीडी कंट्रीज का। ठीक है सर, और अगर जीडीपी के टर्म्स में बात करें तो ये लगभग 63% है। मतलब ये जो अमाउंट है वो इन 38 कंट्रीज का जो ये अमाउंट है ये है 34 ट्रिलियन। ठीक है, और अगर परसेंटेज में बात करें इनके जीडीपी के, मतलब इस 34 ट्रिलियन को अगर इसके जीडीपी से डिवाइड कर दें, किसकी जीडीपी से? 38 कंट्रीज के जीडीपी से, तो लगभग ये 63% का आंकड़ा यहाँ पे देता है आपको। मतलब कि जितनी जीडीपी है उसका 63% अमाउंट जो है, जो पेंशन एसेट है, वो ये कंट्रियां होल्ड करके रखती है। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी भी ओईसीडी कंट्रीज हैं जहां पे जितना उनकी जीडीपी है उतना ही उनका पेंशन एसेट है, मतलब 100%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कह रहे हैं कि एवरेज अगर हम करते हैं 38 कंट्रीज का तो वो निकल के आ रहा है 68%। कुछ एक कंट्रीज ऐसी भी है जहां पे कहा जा रहा है कि 100% जो जीडीपी का है वो आपका पेंशन एसेट्स है उन कंट्रीज के अंदर। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि इन 38 कंट्रीज के अंदर कुछ ऐसी भी कंट्रीज होंगी जिनका जो ये पेंशन एसेट्स है वो इससे कम होगा, 2, 3, 4, 5% होगा। अब उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं हमारा इंडिया का जो पेंशन एसेट है हमारा, अगर उसको जीडीपी से कंपेयर किया जाए तो वो है मात्र 3.2%। दैट टू इन 2021 एंड 22 के रिपोर्ट में ये फाइनल हुआ, और उसमें हमने जब कंप्यूट किया तो पता लगा कि जो हमारा पेंशन एसेट्स है वो जीडीपी के मुकाबले ओनली 3.2% है। एवरेज देखा जाए तो 63% है, और कई कंट्रीज ऐसी भी हैं जो 100% पे पहुंच चुकी हैं। हमारा इतना आंकड़ा कम होने का रीजन ये है क्योंकि इसके बारे में बहुत लेट सोचा गया, मतलब आप कह सकते हो बहुत रिसेंट में इसके रिगार्डिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं और बहुत ही तेजी रफ्तार से बढ़ रहा है। ये 1 पे था, 5 साल में यहाँ पहुंचा है और इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेज है। तो बहुत आगे और बहुत जल्द ऐसा होगा कि ये हम एवरेज पे तो कम से कम पहुंच ही जाएंगे। चलिए जी, ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारी फ्रेमवर्क की बात।
अब फ्रेमवर्क के अंदर हमने एक पैरा यहाँ पे छोड़ा है, इसको और देख लेते हैं। वाइल द स्टेट प्रोवाइड सम बेसिक पेंशन, इट इज नॉट ऑलवेज फंडेड एंड दस इज अ पे एज यू गो स्कीम रिलाइंग ऑन करंट गवर्नमेंट रेवेन्यू फॉर पेंशन पेमेंट। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर बेसिक पेंशन की बात करें, जैसे कि एक तो ये हो गया कि फॉर्मल सैलरी एम्प्लॉयमेंट, और इसी का अगर पार्ट है जो जहां पे कहते हैं कि गवर्नमेंट फंड कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि आप जब तक काम करोगे तब तक आपका पेंशन इकट्ठा होता रहेगा, और जब आप जाने की बारी आएगी तब हम आपको पेंशन के रूप में पैसे देना शुरू कर देंगे। तो ये चीज एक पार्ट है इसी का, फॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉयमेंट के अंदर का ही पार्ट है, जहां पे गवर्नमेंट फंडेड जो पेंशन है वो स्टैब्लिश किया जाता है, और वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है, उसके बेसिस पे वो आपका पेंशन फंड एक्यूमुलेट रहता है। ठीक है जी, तो मोटा मोटा अगर पेंशन फ्रेमवर्क में आपको कहूं काम की बातें क्या है, तो ये 3 पिलर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, OECD कंट्रीज के बारे में पता होनी चाहिए, और ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको पता होने चाहिए, बिकॉज दीज आर लेटेस्ट, और 3.2 हमारा इंडिया का था। ठीक है सर, चलिए इतनी बात समझ में आती है। आगे अगर बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि इंडिया का पेंशन सिस्टम जो है वो कैसा है। इंडिया का जो पेंशन सिस्टम है उसको और हम समझेंगे इस पार्ट के अंदर। चलिए जी, तो इंडियन पेंशन सिस्टम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आया वो आया आपका क्या, एनपीएस। उसके बाद क्या आया आपका एपीवाई आया है आपका 2015 में, और जो एनपीएस आया है वो आया है आपका जनवरी 2004 में। ठीक है जी, अब एनपीएस ने जो बेसिकली सबसे पहले जो कवर किया वो किसको कवर किया, हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर जो रूल्स है उसको इम्पोज करना बहुत आसान है। सबसे पहले इसको सब्स्टिट्यूट किया गया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और उसके बाद धीरे धीरे इसको फैलाया गया स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो आज के डेट में एनपीएस से ही कवर होते हैं, वो एनपीएस से ही कवर होते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, क्योंकि उसको मैंडेटरी कर दिया गया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को छोड़ दें जिसके ऊपर एनपीएस लगता है, तो कई सारे, ये हम देख रहे हैं इंडिया का पेंशन सिस्टम, तो हमने क्या देखा कि एनपीएस है जो मोटा मोटा तौर पे सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर लगता है। कुछ को छोड़ दें तो ऐसे कुछ कौन है, जैसे कि डिफेंस वाले हो गए, सीमेंस हो गए, रेलवेज के हो गए, कोल माइनर्स हो गए, असम टी प्लांटेशन, इस टाइप के कुछ और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपना इंडिपेंडेंट पेंशन प्लान्स बना रखा है, जिन्होंने अपना इंडिपेंडेंट पेंशन प्लान्स बना रखा है। चलो जी, ये भी समझ में आता है कि कुछ लोग जो है वो एनपीएस में कवर हो गए, कुछ लोग जो है वो अपने इंडिपेंडेंट पेंशन प्लान्स में कवर हो गए। अब इसके अलावा और क्या, इसके अलावा जब आप देखेंगे तो जो इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर आपका आता है, वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो मोस्टली कवर होता है किसके अंदर, ईपीएफओ के अंदर। मतलब कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड होते हैं उन लोगों का आप देखेंगे कि उनका पीएफ जो है वो एज अ स्टैट्यूटरी डिडक्शन काटा जाता है 12% का, और जो उनका एम्प्लॉयर है वो भी 12% कंट्रीब्यूट करती है, और ये जो पैसा है वो ईपीएफओ में जमा कर दिया जाता है, और इस तरीके से आपका पेंशन सिस्टम काम करता है। अब आप कहोगे कि सर पीएफ है तो प्रोविडेंट फंड है, इसमें पेंशन का है, तो इसको आप और थोड़ा डीप में समझिए कि वो सारे एम्प्लॉय, जैसे कि आपकी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, It may however be indicate that low income EPFO subscribers do have a component of pension। अब इसका मतलब क्या है कि वो सारे सब्सक्राइबर जिनकी जो मंथली सैलरी है वो 15,000 या उससे कम है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में कहा जाता है कि जो एम्प्लॉई है वो तो 12% कंट्रीब्यूट करेगा, और वो कहाँ कंट्रीब्यूट करेगा, पीएफ के अंदर। बट जो एम्प्लॉयर है वो अपने 12% में से 8.33% जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा ईपीएस में, वो कंट्रीब्यूट करेगा, ईपीएफओ का ही पार्ट है, पेंशन स्कीम है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, और बाकी जो बच गया 3.67% वो कंट्रीब्यूट करेगा कहाँ पे, पीएफ के अंदर। मतलब क्या कि वो एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी 15,000 से ऊपर है उनके केस में 12% जो एम्प्लॉय का है वो भी पीएफ में जाता है, और जो एम्प्लॉयर का 12% है वो भी पीएफ में जाता है। बट वो एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से कम है उनके केस में एम्प्लॉय का तो पूरा पीएफ में जाता ही जाता है, बट एम्प्लॉयर वाला बट जाता है। उस 12% में से 8.33% जो है वो ईपीएस में कंट्रीब्यूट होता है, और बाकी जो 3.67% हो गया वो आपका पीएफ में कंट्रीब्यूट होता है। मतलब कि समहाउ इंडियन पेंशन सिस्टम के अंदर ये एक पेंशन का कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है अंडर ईपीएफओ आल्सो। ठीक है जी, तो 3 बातें समझ में आई। पहला एनपीएस, ये पेंशन स्कीम है। दूसरा, कुछ एक अपने इंडिपेंडेंट पेंशन प्लान्स जो है वो चलाती है, जैसे कि रेलवे, डिफेंस वगैरह, उनका अपना हो गया। और तीसरा, ईपीएफओ के द्वारा भी पेंशन के प्लान चलते हैं। ये 3 बातें आपको समझ में आती हैं। ये जो तीनों चीजें ये आपका कवर होता है पिलर 2 में। पिलर 2 में हमने क्या देखा था, जहां पे गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, गवर्नमेंट इन द सेंस कि आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, तो वो आपका पिलर नंबर 2 में कवर हो जाता है। अब अगर इसकी हम स्टैट्स की बात करें तो आपको स्टैट्स देख के बड़ी
आश्चर्य होगा, जिसके बाद हमें पता लगेगा कि क्यों जरूरत पड़ी ओवरऑल ब्रॉड लेवल पे एनपीएस को लाने की, और एनपीएस को फोर्सली मतलब इन द सेंस कि एज अ लॉ पहले उसको गवर्नमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट किया गया और फिर उसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है प्राइवेट सेल्फ एम्प्लॉयड एंड अदर सेक्टर्स के लिए भी। ठीक है, चलिए तो इनके हम स्टैट्स को देखते हैं। स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। चलिए, एज ऑफ मार्च 2021, अगर मार्च 2021 तक के हम आंकड़े देखें तो आपको पता लगेगा कि ईपीएफओ के कितने मेंबर्स हैं। ईपीएफओ के लगभग 26 करोड़ 26 करोड़ जो है वो मेंबर्स हैं। बट इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि एक्टिव मेंबर्स कितने हैं, तो 26 करोड़ में से ओनली 4.6 करोड़ जो है वो एक्टिव मेंबर्स हैं। ठीक है जी, इस आंकड़े को तोड़ते हैं जरा। 26 करोड़ जो है टोटल वो आपके क्या है, ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है, ईपीएफओ के मेंबर्स हैं। इसके अंदर से बहुत ही छोटा सेगमेंट आया 4.6 करोड़ का, जो कि एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या होता है, जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, चाहे एम्प्लॉय की हो चाहे एम्प्लॉयर की हो, वो रेगुलरली चलती रहती है। क्यों, इसको आप इस तरीके से समझो कि कोई लोग मेंबर्स तो बन गए ईपीएफओ के, उसके बाद वो अनएम्प्लॉयड हो गए, या फिर वो किसी ऐसे जॉब में जहां पे पीएफ की कंप्लायंस नहीं आती है, या फिर कुछ और रीजंस हैं, मतलब दे आर नॉट एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स मतलब उनका जो फंड है वो मंथली कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है ईपीएफओ के अंदर। वो बहुत बड़ा गैप है आपका, वो बहुत बड़ा गैप है। चलिए, अब एक्टिव इतने हो गए तो इसके अंदर भी इसको तोड़ा गया। कहा जा रहा है इसके अंदर से 69.2 लाख ऐसे हैं जो कि पेंशनर्स है। पेंशनर्स का मतलब कि ये ईपीएस में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ये वो वाले कैटेगरी हैं जो कि लो सैलरी वाले हैं, 15,000 से नीचे वाले हैं, जिनका कि कुछ पैसा जो है वो ईपीएस में जमा होता है। मतलब कि पेंशन की बात करें तो ओवरऑल 26 करोड़ के अंदर जो पेंशन सिस्टम के अंदर फॉल कर रहे हैं वो 69.2 लाख ओनली पेंशन के अंदर फॉल कर रहे हैं। ठीक है सर, तो ये बात हो गई हमारे आंकड़ों की कि ईपीएफओ से काम हमारा नहीं चल पा रहा था, वो पूरा का पूरा वाइड तरीके से पेंशन को कवर नहीं कर रहा था। ठीक है जी, ये हो गया पिलर नंबर 2। नाउ पिलर नंबर 1 की अगर बात करें तो क्या पिलर नंबर 1 है, तो मैंने आपको पीछे बताया कि पिलर नंबर 1 हमारा एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, कुछ स्कीम्स है जो गवर्नमेंट चलाती है, जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जिसके अंदर क्या होता है कि जो पेंशन दिया जाता है 200 रुपीज पर मंथ, किसको, वो लोग जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं और 60 ईयर्स या फिर उससे ऊपर हैं। किस प्रोग्राम के तहत, अंडर द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बीपीएल कैटेगरी 60 ईयर्स, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ये स्कीम का नाम आपको याद रखना है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो ये इस टाइप की कैटेगरी। यहाँ पे क्या है कि जो पेंशनर है उससे कुछ नहीं लिया जाता, पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट अपने तरफ से लगाती है, तो इसको हम कहते हैं पिलर 1। ये आपके पिलर 1 के अंदर कवर हो जाता है। ठीक है जी, अब इसके अंदर कितने लोग कवर होते हैं, तो कहा जा रहा है कि जो कवरेज है एनएसएपी के अंदर वो अराउंड 4.2 सीआर बेनिफिशरीज है। 4.2 करोड़ जो बेनिफिशरीज हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं। चलो जी, ये भी एक पेंशन हो गया। मतलब हमने यहां देखा 69.2 लाख ये पेंशनर्स थे, 4.2 करोड़ बेनिफिशरी, ऑल्दो बहुत छोटा अमाउंट है, बट चलो ये भी पेंशनर्स के अंदर आ जाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो कहती है कि जी हम भी पेंशन बेचा करते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी श्रद्धा से पेंशन परचेज करते हैं, पेंशन प्लान लेते हैं। तो ये लोग कितने लोगों को कवर कर पाते हैं, ये कर पाते हैं अराउंड 1 करोड़ पीपल्स। 1 करोड़ पेंशनर्स जो है वो इनके तहत भी कवर हो गए। म्यूचुअल फंड्स वाले कहते हैं जी हम भी कुछ काम कर पाए हैं इसके अंदर, हम भी लगभग 27 लाख पोर्टफोलियो जो है वो ऐसे बना पाए हैं जिसके अंदर की पेंशन प्लान्स इंक्लूड होते हैं। मतलब 4 कैटेगरी आपको यहां दिख गई। पहला आपको दिखा कौन सा, ये वाला, दिस इज द पेंशनर्स। दूसरा आपको दिखा कौन सा वाला, ये वाला 4.2 करोड़, दीज आर दी पेंशनर्स। तीसरा लाइफ इंश्योरेंस ने कहा 1 करोड़, दीज आर दी पेंशनर्स, और 27 लाख, दीज आर दी पेंशनर्स। उसके बाद अदर एंटिटीज का मतलब जैसे हमने यहाँ देखा था डिफेंस, सीमेंस, रेलवेज, कोल माइनर्स, इस टाइप की एंटिटीज को जोड़ ले तो ये लोग भी कहते हैं कि जब हाँ, ये हम भी लगभग 20 लाख ऐसे लोगों को हम यहाँ पे ऐड कर पाते हैं जिनको हम इस टाइप की बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। 20 लाख लोग इनके अंदर भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब इन सबको अगर आप जोड़ दो तो कितना अमाउंट निकल के आता है, कुछ खास नहीं। 4.2 करोड़, 1 करोड़, 5.2 करोड़, एंड ये कुछ लैक्स में है, अराउंड 1 करोड़ मान लो। मतलब 5 से 6 करोड़ लोग ही इसके अंदर टोटल कवर हो पाते हैं, जबकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो है 138 करोड़ की। तो ये बहुत ही छोटा अमाउंट है। ये वो रीजन है जिसके लिए जरूरत पड़ा एक अलग प्लान को लेके आने के लिए, जिसके अंदर उनको कहा कि भैया मोटा मोटा इनमें जो कवर होते हैं इसके अलावा हम सेपरेटली इंट्रोड्यूस करेंगे एनपीएस को, एपीवाई को, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो इन दोनों प्लान के अंदर कहीं ना कहीं फॉल हो जाए, कवर में आ जाए। ठीक है जी, तो द कवरेज अंडर पिलर 1 एंड पिलर 2 वर नॉट वाइड टिल रिसेंटली टू प्रोवाइड एडिक्वेट
ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी, मतलब अगर पिलर 1 पिलर 2 को हम जोड़ दें तो ये इतना वाइड नहीं है कि आपकी ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी को अच्छे से इंश्योर कर पाए। बहुत ही छोटे पॉपुलेशन है जो इसमें कवर होती है। इसमें हमने बात नहीं की किसकी, पिलर 3 की। पिलर 3 की इसलिए बात नहीं की क्योंकि पिलर 3 जो है वो बात करता है पर्सनल पेंशन इन्वेस्टमेंट्स की, जिसका पहले कोई स्कोप हुआ ही नहीं करता था। ये स्कोप भी आपका जो लेके आया वो लेके आया एनपीएस। इससे पहले ऐसा कोई स्कोप नहीं था। ऐसा स्कोप का मतलब कि लोग लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू ले पाते थे, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ले पाते थे, बट ऐसा कोई स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन नहीं था, कोई लॉ नहीं था जिसके द्वारा पेंशन प्लान्स को ऑप्ट किया जाए और उसका फायदा उठाया जाए। वो इंट्रोड्यूस हुआ एनपीएस के जरिए। ठीक है जी, तो दिस इज द इंडियन पेंशन सिस्टम। इससे पहले हमने फ्रेमवर्क को समझा। अब आने वाली वीडियो में हम एनपीएस और एपीवाई के बारे में बात करेंगे डिटेल में। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन गुड बाय, गुड लक। दोस्तों, तो पहले इंडियन पेंशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, विच इज़ कॉल्ड नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस। तो पूरी जो चर्चा है वो हमारे एनपीएस के ही इर्द गिर्द चल रही है, क्योंकि जो मेजर कंपोनेंट है हमारे इंडिया के पेंशन सिस्टम का वो कवर करता है आपका एनपीएस। मतलब मेजर हमारा जो पेंशन एसेट है वो कवर करता है एनपीएस। ऑल्दो अगर हम पेंशनर्स की बात करें तो वो ज़्यादा कवर होते हैं आपके एपीवाई के अंदर। ठीक है सर, चलिए तो बात करते हैं एनपीएस के ऊपर। बेसिक चर्चा करेंगे, दिस इज नॉट डिटेल्ड, हम यहाँ पे बेसिक देख रहे हैं। एनपीएस की और भी बहुत सारी जानकारी है जो आपको अलग पार्ट्स के अंदर दी जाएंगी। फिलहाल एक बेसिक ओवरव्यू आपको होना जरूरी है एनपीएस के बारे में, काफ़ी कुछ आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। बाकी इसकी जो और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है और प्रैक्टिकलिटीज़ की जो फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन हैं उसको हम डील करेंगे अलग से। ठीक है, चलिए जी। तो एनपीएस आया, एनपीएस कब आया? एनपीएस आया सन 2004 में, और 2004 में जब ये आया तो मैंडेटरी कर दिया गया कि अब जो भी गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करेगा, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा 2004 के बाद, उसके ऊपर एनपीएस ही लागू होगा। मतलब कि इससे पहले जो लोग ज्वाइन कर रहे थे उनके ऊपर अलग अलग टाइप के स्कीम चल रहे थे, अलग अलग टाइप के पेंशन प्लान चल रहे थे जो कि गवर्नमेंट द्वारा फंडेड होते थे। बट इसके बाद कह दिया गया कि 2004 के बाद जो भी ज्वाइन करेगा उसको जो पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग पेंशन मिला करता था वो नहीं मिलेगा, वो कवर होगा सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर? एनपीएस के अंदर। एनपीएस जब इंट्रोड्यूस किया गया तो आपको पता है कि जो एनपीएस है वो कौन सी पिलर में आता है? ये पिलर 2 का पार्ट है, जिसके अंदर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। तो एनपीएस के आ जाने से पिलर 2 को एक बहुत तगड़ा बूस्ट मिला, बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिली, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि पिलर 2 हमारा काफ़ी एक्सपेंड हुआ। ठीक है जी। अब इस स्कीम के अंदर बेसिकली होता क्या है, जो गवर्नमेंट है वो एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के तहत को कंट्रीब्यूट करती है। मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है और जो गवर्नमेंट है वो भी कंट्रीब्यूट करती है। दोनों के दोनों लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, परसेंटेज उनका जैसा भी रहा हो। जनरली आप देखेंगे कि जो एम्प्लॉयर है वो 14% कंट्रीब्यूट करता है और जो एम्प्लॉय है वो 10% कंट्रीब्यूट करता है। ऑल्दो ये फिक्स पैरामीटर नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बट द थिंग इज कि को कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लाया गया, जहां पे कहा गया कि गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी और जो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। ये कब हुआ? 2004 में। ठीक है जी। इसके बाद इसकी टाइमलाइन बढ़ी आगे, 2004 में तो ये हो गया। इसके बाद आया आपका 2009। 2009 में क्या हुआ? 2009 में जो एनपीएस आपका स्कीम है इसको ओपन कर दिया गया सभी के लिए। सभी के लिए मतलब क्या है कि कोई एम्प्लॉयमेंट स्टेटस किसी भी इंसान का कैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो प्राइवेट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कुछ भी हो, उन सभी के लिए, मतलब सभी लोगों के लिए कोई भी व्यक्ति अपना एनपीएस के अंदर अकाउंट खोल सकता था और उसमें इन्वेस्ट कर सकता था। ऐसा ओपन कर दिया गया कब? 2009 में। बात और आगे बढ़ी। अब इसके अंदर कैटेगरी क्या है? जनरली जो 2009 में ओपन किया गया इसके अंदर जो आपका एज ग्रुप रखा गया है वो रखा गया 18 से लेके 70 साल के लोग। 18 से लेके 70 साल के बीच में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसको एनपीएस में अपना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना हो, इन्वेस्ट करना हो, तो वो अकाउंट ओपन कर सकता है। मिनिमम 500 रुपीज से वो अकाउंट ओपन कर सकता है और कंट्रीब्यूशन शुरू कर सकता है। एज ग्रुप होना चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 17 ईयर्स। ठीक है सर। उसके बाद एनपीएस जो है वो इसके आगे और बढ़ा और 2011 के अंदर एनपीएस को ओपन किया गया किसके लिए? कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो हैं वो पहले जनरली डील करते थे किसके अंदर? ईपीएफओ के अंदर। अब इनको कहा गया कि ईपीएफओ तो जहां है वहां है ही है,
आपको एक चॉइस दी जाती है कि आप चाहें अगर तो एनपीएस में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर ईपीएफओ से स्विच कर सकते हैं एनपीएस के अंदर, बट ये एक चॉइस दी गई, उनके ऊपर मैंडेटरली अप्लाई नहीं करवाया गया क्योंकि नहीं करवा सकते आप। ये डिपेंड करता है हर एक कॉर्पोरेट के ऊपर कि वो क्या चाहता है। उसको अगर ईपीएफओ अच्छा लगता है तो वो इसके साथ रहेगा, अगर उसको लगता है कि नहीं मूव करने की जरूरत है तो वो मूव करेगा, और अगर उसको लगता है कि नहीं दोनों में रहने की जरूरत है तो वो दोनों को भी फॉलो कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट। ठीक है सर। उसके बाद ये तो हो गया बेसिक। इससे आपको बेसिक बातें क्या पता लगी, वो आपको टाइमलाइन दिख गया, 2004 में क्या हुआ, 2009 में क्या हुआ, 2011 में क्या हुआ। इसके आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि एनपीएस जो है वो और किसके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ आपने देखा पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हुआ, फिर वो सभी सिटीजन्स के लिए हो गया, फिर वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए हो गया। साथ ही में इसमें कहा जा रहा है कि जो एनपीएस अकाउंट है वो आपका नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो है वो भी ओपन कर सकते हैं और कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। साथ ही में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है कि एनपीएस अकाउंट जो है वो क्या इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए कि एनआरआईज भी जो है वो भी एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है वो भी आपका एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मतलब मोटा मोटा ऐसा कहा गया, अगर इन बातों को जोड़ दे भैया, एनपीएस जो है ना वो सभी के लिए है, किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी व्यक्ति एनपीएस में अकाउंट खोल सकता है। ठीक है सर। अब बात आई कि अगर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी ईपीएफओ में अकाउंट हो, जैसे कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा हो सकता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा कॉर्पोरेट हो सकता है, कोई ऐसा प्राइवेट कॉर्पोरेट हो सकता है जो पहले से ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट कर रहा था, अब उसको मन कर रहा है कि भाई एनपीएस में आना है। तो एक तरीका तो ये है कि ऑनवर्ड एनपीएस में आ जाए, मतलब कि जो ईपीएफ में कंट्रीब्यूट कर दिया उसको वहीं रहने दे, उसमें वैसे ही इंटरेस्ट वगैरह मिलता रहेगा, वो बात चलती रहेगी, और फ्रेश तरीके से एनपीएस में आ जाए। दूसरा एनपीएस ने क्या फैसिलिटी दी कि अगर आप चाहें तो अपना जितना भी लिगेसी फंड है ईपीएफओ में उसको भी आप ट्रांसफर करवा सकते हैं एनपीएस के अंदर। ये और फैसिलिटेट किया गया, और अगेन ये क्या है, ऑप्शनल है। कॉर्पोरेट्स को कहा गया कि भैया आपने ईपीएफओ में तो कंट्रीब्यूट किया ही है, आप नए सिरे से इसमें कंट्रीब्यूट करें, और अगर आप चाहें तो अपने फंड को भी इसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये भी आपको एक ऑप्शन दिया जाता है। अब कॉर्पोरेट्स ने क्या किया, कॉर्पोरेट्स ने ये ऑप्शन दे दिया अपने एम्प्लॉयज़ को। कॉर्पोरेट्स ने कहा कि भैया एम्प्लॉयज़ तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एनपीएस चाहिए तो एनपीएस दे देंगे, ईपीएफओ चाहिए तो ईपीएफओ दे देंगे। और ये पाया गया, ये देखा गया डाटा के जरिए कि एम्प्लॉयज़ ने ईपीएफओ को ज़्यादा प्राथमिकता दी है, ज़्यादा सेलेक्ट किया है, और इस वजह से जो एनपीएस की काउंटिंग है कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ में वो काफ़ी कम है। ठीक है, वॉट एवर द रीजन, बट द थिंग इज कि जो उन्होंने चयन किया, जो डाटा निकल के आया वही निकल के आया कि कॉर्पोरेट्स तो बहुत ड्रास्टिकली चाह रही है एनपीएस में शिफ्ट करना, बट जो उनके एम्प्लॉयज़ अगर उनको ऑप्शन दिया जाता है तो वो ईपीएफओ के साथ ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है जी। तो ये आपकी फैक्ट्स की बातें होंगी, जितनी बातें आपको यहाँ पे पता लगी। आगे बढ़ते हैं। कौन मैनेज करता है एनपीएस को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। एनपीएस जनरली जो मैनेज किया जाता है वो गवर्नमेंट खुद मैनेज नहीं करती। एनपीएस को मैनेज करने के लिए 7 प्रकार के प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं जो कि रखे गए हैं। मतलब कि एनपीएस का जो पैसा है वो मैनेज किया जाता है कॉमर्शियली, किनके द्वारा, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के द्वारा। जनरली पूछा जाता है कि पीएफएम की फुल फॉर्म बताइए, तो एनपीएस के संदर्भ में पीएफएम की फुल फॉर्म होती है प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। अब ऐसे ऐसे 7 हैं हमारे पास। कौन कौन से 7 हैं सर, एक शॉर्ट में आपको बता देते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप, ये एक है। दूसरे की बात करें तो आपका एचडीएफसी आता है। तीसरे की बात करें तो आपका आईसीआईसीआई आता है। चौथे की बात करें तो आपका कोटक आता है। पांचवें की बात करें तो आपका एलआईसी आता है। छठे की बात करें तो आपका एसबीआई आता है, और लास्ट की बात करें तो वो आपका यूटीआई है। ये 7 है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। जनरली आपके ऑप्शन में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है। बहुत सारे वहाँ पे नाम दिए होंगे, तो 7 है, बहुत इजीली आप याद कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। तो ये 7 ऐसे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं जो कि आपको चूज करना पड़ता है। जब आप ऑप्ट करते हो, जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप चूज करते हो कि आप किस प्रोफेशनल फंड मैनेजर को अपना फंड मैनेजर बनाना चाहते हो। आप जिस मर्जी को बना सकते हैं, और लेटर ऑन इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। सपोज मैंने एसबीआई को बनाया, मुझे लगता है कि नहीं मुझे स्विच करके यूटीआई पे जाना है, तो मैं वो इजीली जा सकता हूं। ठीक है जी, ये बात हो गई। इसके बाद अब जो हमारा पैसा है, जो हमारा एनपीएस में कंट्रीब्यूट होता है, उस पर जो रिटर्न मिलता है, जो हमें उस पर कमाई मिलती है, वो कैसे मिलती है, तो वो मिलती है मार्क टू मार्केट के बेसिस पे। मतलब
कि जो आपका पैसा है वो जिस तरीके का आप पोर्टफोलियो सेलेक्ट करते हो उस तरीके से उसको इन्वेस्ट किया जाता है और डेली बेसिस पे उसकी एक वैल्यू डिराइव की जाती है। उससे आपको पता लगता है कि आपका जो रिटर्न है वो कितना हुआ, बढ़ा घटा, लॉस में गए, प्रॉफिट में गए, वॉट एवर द केस, वो आपको वहां पे क्लियरली मेंशन हो जाता है कि आपने अगर 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया था किसी एक पोर्टफोलियो के अंदर, जो भी आपने सेलेक्ट किया था उसकी मार्केट वैल्यू उसके डे एंड पे क्या रही, और डे एंड पे आपको पता लग जाएगा कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मतलब कि जो आपका फंड है, जो आपका पैसा है, वो डेली बेसिस पे वेरी करता है, उसके अंदर वेरिएशंस आते रहते हैं और डेली बेसिस पे आप उसकी पोजीशन, अपनी पोर्टफोलियो की पोजीशन को चेक कर सकते हो, जांच कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि क्या प्रॉफिट चल रहा है और क्या लॉस चल रहा है। ठीक है जी। अब पोर्टफोलियो का जो सिलेक्शन है वो कैसे किया जाए? ये पोर्टफोलियो का सिलेक्शन अपने आप में बहुत टफ है। मतलब कि जिन लोगों को शेयर्स की, म्यूचुअल फंड्स की समझ है वो तो फिर भी इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, अदरवाइज नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत टफ है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके अवेयरनेस के लिए बहुत कुछ है जो पीएफआरडीए कर रहा है और करने की आवश्यकता भी है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान नहीं समझता कि किस किस प्रकार के रिस्क होते हैं, कैसे कैसे इक्विटी ओरिएंटेड आपके पोर्टफोलियोज बन सकते हैं, कैसे कैसे आपके डेट ओरिएंटेड होते हैं, कहाँ का रिस्क है, कहाँ कम रिस्क है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किस तरीके से किया जाता है। ये सारी बहुत सारी बातें हैं जिसको आपको चूज करते हुए अपना पोर्टफोलियो कंपोजिशन जो है वो डिसाइड करना होता है, और ये सब्सक्राइबर खुद से डिसाइड करता है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहा जा रहा है कि भैया सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो कितना हो सकता है, तो एनपीएस ने लिमिट कर दिया। एनपीएस ने कहा कि अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप 1000 के 1000 रुपए इक्विटी में नहीं लगा सकते। इक्विटी का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा रिस्की, इक्विटी में पैसा लगाना मतलब सबसे ज्यादा वहां पे रिस्क है। और अगर वही आप पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाते हो तो यहाँ पे आपका कोई भी रिस्क नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया। गवर्नमेंट ने क्या रेस्ट्रिक्ट किया कि भैया अगर कोई बहुत ही रिस्क लेने को तैयार भी है तो भी वो इक्विटी के अंदर मैक्सिमम जो लगा सकता है वो 75% ही पैसा लगा सकता है, 25% उसको कहीं और लगाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर कोई लगाना चाहे तो वो कितना लगा सकता है, पूरे के पूरे 100% इन्वेस्ट कर सकता है। अब इसको आप क्या समझते हैं कि अगर किसी ने इक्विटी में 75% पैसा लगाया है, दैट मीन्स वो हाई रिस्क पे है एज पर एनपीएस। और अगर किसी ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 100% लगाया है, दैट मीन्स वो सबसे ज्यादा लो रिस्क, या फिर ऐसा कह लो कि वो नो रिस्क पे, वो नो रिस्क पे ऊपर है। तो अब इसके बीच में आपको कंपोजिशन डिसाइड करना होता है कि भैया 50% ये ले लिया, 10% डेट का ले लिया, कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ले लिया। इस तरीके से आप एक कंपोजिशन तैयार करते हो जो कि आपका पोर्टफोलियो कहलाता है, और उस हिसाब से आपका रिटर्न्स आता है, जिसके अंदर हम थोड़ा सा रिस्क वाली सिक्योरिटी लेते हैं, थोड़ा सा लेस रिस्क वाली सिक्योरिटी लेते हैं। अब इसको चूज करने के लिए ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए, आपको ये समझ होनी चाहिए, इतनी फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए जिसके बेस पे आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको क्या लेना है और क्या आपके लिए सही रहेगा, इक्विटी, डेट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब इसके अंदर जनरली एक ट्रेडिशन होता है जो कि आप भी खुद समझेंगे कि अगर कोई यंग जनरेशन का व्यक्ति है तो वो ज्यादा रिस्क लेने को तैयार होता है। यंग जनरेशन वाला जो है वो देखता है कि भैया रिटर्न ज्यादा चाहिए, पैसे के बदले ज्यादा पैसा आना चाहिए, उसके लिए अगर रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा तो वो लेने को तैयार होता है। बट वही अगर कोई ओल्ड एज वाला व्यक्ति है वो चाहता है कि भैया जो हम रिस्क है वो कम से कम ले, हमें कोई रिस्क लेना ही नहीं अपने जीवन में, कम से कम रिस्क वाले सौदे के ऊपर वो जाना पसंद करता है। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड है जो जनरली देखा जाता है कि यंग व्यक्ति जो है वो ज्यादा रिस्की कंपोनेंट्स लेता है, मतलब कि वो इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करता है अपने पोर्टफोलियो के अनुसार। और जो ओल्ड एज वाला व्यक्ति है वो रिस्क कम लेता है और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, ये एक आइडियल सिचुएशन है, इसका एडवर्स भी हो सकता है। अब ये तो हो गया पोर्टफोलियो बनाने का तरीका। अब जब आप ये देखेंगे कि भैया पोर्टफोलियो जब बनाया जाए तो जो यंग व्यक्ति है वो सोचेगा ज्यादा से ज्यादा इक्विटी में डाल दे, ओल्ड एज वाला इसमें डाल देगा। अब जब ये यंग वाला व्यक्ति धीरे 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 ओल्ड एज की तरफ बढ़ेगा तो उसको अपना पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ेगा, उसको अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे चेंज करना पड़ जाएगा। तो इसके लिए एनपीएस जो है वो एक बहुत ही शानदार ऑप्शन देता है। वो कहता है आप जो चूज करो वो चूज करो क्या, लाइफस्टाइल ऑटो चॉइसेस। लाइफस्टाइल ऑटो चॉइसेस का मतलब क्या हुआ कि आपके एज के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा कि आपका पैसा कहां लगाना है ऑटोमेटिकली। मतलब कि एनपीएस आपको ये फैसिलिटी देता है, वो कहता है कि अभी आप जब आप होगे 25 साल के तो आपका ज्यादा पैसा वो इक्विटी में लगाएगा और कम पैसा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाएगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इक्विटी को वो कम करता जाएगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो पैसा बढ़ाता जाएगा। तो इसे कहते हैं ऑटो चॉइसेस, मतलब कि ऑटोमेटिकली आपके एज के अनुसार एनपीएस डिसाइड करेगा और उस तरीके से आपके पोर्टफोलियो के कॉम्बिनेशन को वो चेंज करता जाएगा, जिसके अंदर आपको बार बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ऐसा पाया गया है कि ये जो ऑटो चॉइस है ये लगभग 70% लोगों ने चूज किया है।
लोग ज़्यादा लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं एक बार इस ऑटो चॉइस को डाल दो, बाकी एनपीएस अपने आप देख लेगा। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी उस अकॉर्डिंग वो उस पैरामीटर को चेंज करता जाएगा। इक्विटी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के कॉम्बिनेशन का एक परफेक्ट मैच वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा। ठीक है, ऑल्दो इसका एडवर्स भी लोग लेते हैं क्योंकि 70% ही है, 30% ऐसे भी लोग हैं जो खुद से सेलेक्ट करना पसंद करते हैं। मोस्टली इसके अंदर वो लोग आते हैं जिसको इसकी एक नॉलेज है, उनको पता है कि किस तरीके से पोर्टफोलियो सिलेक्शन करना है। अदरवाइज मैक्सिमम लोग ये ऑटो चॉइस को चूज करते हैं एंड दैट्स इट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप पोर्टफोलियो सेलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पहली बार में आप बिल्कुल सही पोर्टफोलियो बना लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप अपनी पोर्टफोलियो को बार बार चेंज कर सकते हैं। एनपीएस आपको मौके देता है, आपको कहता है आप जितनी बार भी चेंज करना चाहें, आप बीच बीच के इंटरवल के अंदर एक टाइम इंटरवल दिया जाता है कि इतने टाइम के बाद ही आप दोबारा चेंज कर पाएंगे, इतने टाइम के बाद ही आप दोबारा चेंज कर पाएंगे, बट आप चेंज कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार जो चूज कर लिया वही रहेगा। साथ ही में आपने फंड मैनेजर भी अगर चेंज करना है तो वो चेंज करने की पॉसिबिलिटी भी आपको यहाँ पे मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपका फंड मैनेजर जो है वो अच्छा आपके फंड को मैनेज नहीं कर रहा है, अच्छे रिटर्न्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो आप अपने फंड मैनेजर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है सी, लास्ट दो बातें और करेंगे फटाफट से। जो हमारा एनपीएस अकाउंट है ये बहुत ही यूनिक और पोर्टेबल माना जाता है। क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि जो एक एम्प्लॉय है वो अलग अलग एम्प्लॉयमेंट में, मतलब कि वो एक जगह नौकरी छोड़ के दूसरी जगह जाएगा तो उसका वही एनपीएस अकाउंट वहां पे कैरी ऑन रहेगा, जिसमें आपको एक PRAN नंबर मिलता है, प्रान नंबर कहा जाता है बेसिकली। ये नंबर आपका यूनिक नंबर है जो कि आपके सभी एम्प्लॉयमेंट में काम आएगा। आपको बार बार एनपीएस का अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पर्सनली एनपीएस का अकाउंट खुलवाया था और कल को आपकी जॉब लग जाती है तो भी आप अपने पर्सनल अकाउंट से ही अपने जॉब के अंदर भी कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे और आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर पाएगा। मतलब क्या है कि आपका अकाउंट एक ही रहेगा, वो आपके पर्सनल लेवल पे भी काम करेगा। आपका एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन चल रहा है, साथ ही में आपको कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूट करना है तो भी आप खुद से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको दूसरे एनपीएस अकाउंट की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आना और इसके अंदर जाना बहुत ही आसान है। किसी को एग्जिट करना है, अपना एनपीएस अकाउंट क्लोज करना है, बहुत इजीली किया जा सकता है। और कोई अगर एनपीएस अकाउंट में एंटर करना चाह रहा है तो एंटर करने के लिए भी कोई बैरियर नहीं है, किसी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं है। जस्ट वो 500 रुपए के कंट्रीब्यूशन से अपना एनपीएस अकाउंट खोल सकता है और 500 रुपए कंट्रीब्यूट करके उसको कैरी ऑन कर सकता है। ठीक है जी, एनपीएस अकाउंट को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए मैंडेटरी कर दिया गया, ये आपको पता है, बट ये ध्यान रखना है आपको कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही मैंडेटरी है, प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए मैंडेटरी नहीं है। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो चाहे अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट कर सकता है, चाहे तो एनपीएस में आए, चाहे तो ईपीएफओ में रहे, वो उनकी अपनी श्रद्धा है, आप उस पर कंपल्शन क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको जैसे मैंने बताया एनपीएस जो है वो आपको पिलर 3 के बारे में भी फैसिलिटेट करता है। पिलर 3 क्या था? जहां पे ना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, ना आप और एम्प्लॉयर मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पिलर 3 वो था जहां पे आप पर्सनली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एनपीएस आपको वो एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आप अपना पर्सनल अकाउंट खोल सकते हैं, अपने हिसाब से पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से फंड मैनेजर को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब ये आपका पर्सनल पेंशन सिस्टम भी कहलाता है। इसलिए एनपीएस जो है वो आपको पिलर 3 की फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। एनपीएस जो पिलर 1 है वो आपने देखा था इंदिरा गांधी पेंशन योजना वाला था ओल्ड एज के लिए, वो आपका पिलर 1 था। और पिलर 2 और पिलर 3 की फैसिलिटी आपको एनपीएस अपने आप में प्रोवाइड कर देता है। तो बहुत ही जो कहते हैं एक यूनिक सिस्टम लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसने बहुत बड़ा कवरेज प्रोवाइड कर लिया है इतने ही टाइम में, और आगे आने वाले समय में भी ये बहुत अच्छे तरीके से कैटर करेगा सभी के नीड्स को और इंडिया को एक अच्छे लेवल पे एक अच्छा पेंशन का एसेट क्रिएट करके देगा, जो कि जीडीपी के अकॉर्डिंग एक अच्छा परसेंटेज होगा, जो कि और कंट्रीज को कॉम्पीट कर पाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम बात करेंगे एपीवाई के बारे में। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और सेकंड इंडियन पेंशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है अटल पेंशन योजना, एपीवाई। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा कि जो एनपीएस है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, बताओ एनपीएस किस डेट पे इंट्रोड्यूस किया गया था? एनपीएस इंट्रोड्यूस किया गया आपका जनवरी 2004 में। ठीक है, और एपीवाई कब इंट्रोड्यूस किया गया? एपीवाई इंट्रोड्यूस किया गया जून 2015 में। आई होप आपको ये याद रहेगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एपीवाई इंट्रोड्यूस किया जून 2015 में। अब आप ये कहेंगे कि जब एनपीएस लॉन्च कर दिया गया था जनवरी 2004 के अंदर, तो इसको लॉन्च करने की जरूरत क्या पड़ी?
ठीक है, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने? तो एनपीएस को अगर मैं कहूँ एपीवाई के सामने तो वो कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये एक चींटी है और ये एक हाथी है। मतलब कि इसके अंदर जितने बेनिफिट्स दिए जाते हैं उसके हिसाब से इसके अंदर तो कुछ भी नहीं दिया जाता। मतलब कि ये जो एपीवाई है हमारा, ये आपको ऐसे ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन देता है, डिफाइंड बेनिफिट्स देता है, जब मर्जी चेंज कर सकते हो, जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हो, एज ग्रुप भी बहुत छोटा है इसके अंदर, कंट्रीब्यूशन भी बहुत छोटा है, ऑल दो जो आपको पेंशन मिलती है वो भी बहुत छोटी है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो गरीब लोग हैं, जो आपके लेस अर्निंग वाले लोग हैं, जो लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो एनपीएस में कवर नहीं हो पा रहे थे। एनपीएस में कवर कैसे होंगे? पिलर 1 एनपीएस पे लगता ही नहीं है। पिलर 2 के लिए आपकी जॉब होनी ज़रूरी है, जहां पे आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करे और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करे। पिलर 3 में आप खुद से कंट्रीब्यूट करेंगे पर्सनल लेवल पे, लेकिन उसके लिए आपके पास पैसे की आवश्यकता है, फंड होना चाहिए। अब वो जो गरीब लोग जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे होते हैं, वो कहाँ एनपीएस को समझ पाएंगे? प्लस एनपीएस में अगर समझने के लिए उन्होंने 1-2 हज़ार रुपये जुटा भी लिए, क्योंकि आप कहोगे सर एनपीएस में कौन से बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, 500 रुपये से तो एनपीएस का अकाउंट खोला जा सकता है। बट एनपीएस का अकाउंट जब आप 500 रुपये से खोलोगे तो आपको अपना पोर्टफोलियो सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब एक नॉन कॉमर्स या नॉन फाइनेंस पर्सन फिर भी इसको समझ पाएगा, बट आप किसान से ये उम्मीद करें समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद वो इसके अंदर सेलेक्ट करेगा पोर्टफोलियो फंड मैनेजर्स को, विच इज ऑल्सो नेक्स्ट चैलेंज। तो इस टाइप के चैलेंजेस को दूर करने के लिए एक सिंपल पेंशन योजना लाई गई, विच इज कॉल्ड अटल पेंशन योजना, जिसके अंदर बेनिफिट्स एनपीएस से भी ज़्यादा दिए गए और कहा गया कि जो गरीब लोग हैं जिनको पेंशन फ्यूचर में चाहिए तो, बट थोड़ा बहुत पेंशन से भी इनका गुजारा चल जाएगा, इसलिए पेंशन के लिमिट को यहाँ पे रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पैसा ऐसा है जो गवर्नमेंट अपनी जेब से लगा रही है। एनपीएस में क्या होता है? एनपीएस में गवर्नमेंट कहती है जी आप दो 10%, हम देंगे 14%, उसके बाद ये सारा पैसा डाल देंगे मार्केट में, और जो मिला वो तुम्हारा, नहीं मिला तो तुम्हारा, हमें नहीं पता, हमने तो 14% दे दिया, बात खत्म हो जाती है। एनपीएस में गवर्नमेंट ने अपना डिफाइंड कंट्रीब्यूशन दिया और डिफाइंड बेनिफिट्स की बात नहीं की। उसने कहा वो मार्केट जाने, जैसा भी मार्केट का हाल होगा उस हिसाब से आपको फायदा मिलेगा। ऑल्दो यहाँ पे प्रॉफिट ही मिलेगा, बट स्टिल गवर्नमेंट ने अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। ये रिस्क लेने के लिए इंडिविजुअल्स को खुद ही कह दिया कि आपको कैसा बेनिफिट चाहिए, उसका रिस्क आप खुद से संभालो। बट एपीवाई में गवर्नमेंट कहती है नहीं जी हम खड़े, क्योंकि आप गरीब लोग हो इसलिए आपके साथ हम खड़े हैं, आपको लॉस होने नहीं देंगे, आपका जो पैसा है वो सिक्योर्ड रहेगा, आपको उसके अंदर श्योर शॉर्ट इंटरेस्ट मिलेगा, आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। इस टाइप की और एडवांटेजेस दी गई। क्यों? क्योंकि ये हमारे थोड़े से गरीब लोगों को कवरेज प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, तो ये तो था डिफरेंस इसके बीच में और क्या इसकी जरूरत पड़ी। अब थोड़ा सा और इसके अंदर डीप में जाते हैं। तो जो एपीवाई है वो बेसिकली किस लिए लाया गया? आपकी ऑब्जेक्टिव्स को और ओवर आर्क करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए, ताकि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। मतलब कि सभी लोगों तक ही सोशल सिक्योरिटी जाए, उन गरीब लोगों तक भी जो एनपीएस में ना आ पा रहे हैं और ना ऐसा लग रहा था कि भविष्य में भी वो आ पाएंगे ड्यू टू सेवरल रीजंस। ठीक है, तो एपीवाई लाया गया एक पेंशन स्कीम जो कि अगेन ओपन है सभी इंडिविजुअल्स के लिए, लेकिन मेनली इसके अंदर टारगेट जो किया गया है वो किसको किया गया है? अंडर प्रिविलेज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड लो इनकम इंडिविजुअल्स को, इनको टारगेट करते हुए ये स्कीम हमारी लाई गई। जो इसका एज ग्रुप है वो भी छोटा रखा गया है कि मिनिमम साल आपके 18 होने चाहिए और मैक्सिमम आप होने चाहिए 40 ईयर्स, 40 साल के व्यक्ति। अगर आप एनपीएस में याद करोगे तो बताओ क्या था? 18 से लेके 70 ईयर्स के लोग हमारा एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसमें 70 को बना दिया गया 40, कि आप 40 ग्रुप तक होंगे तब आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, आप इस योजना के अंदर आ सकते हैं। ठीक है जी, इस स्कीम को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड बेनिफिट है। बेनिफिट आपको कितना मिलेगा, मतलब पेंशन आपको कितना मिलेगा वो आपको पहले दिन पे पता लग जाएगा। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है कि आप जितना कंट्रीब्यूशन करोगे वो भी आपको पहले से डिफाइंड है, पहले से पता है। मतलब क्या हुआ कि कोई कहता है जी मैं 1000 रुपये आपको हर मंथ दूंगा, तो आपको आज के डेट में बता दिया जाएगा कि अगर आप हर महीने 1000 रुपये देते हो तो आपको
पेंशन जो है वो 5,000 की मिलेगी या 4,000 की मिलेगी या कितने की मिलेगी। मतलब कि इसकी कैलकुलेशन आपको इन्वेस्ट करने से पहले, कंट्रीब्यूट करने से पहले ही सब्सक्राइबर को बता दिया जाएगा कि आप इतना पैसा डालोगे तो आपको भविष्य में इतना पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो भी डिफाइंड है और जो बेनिफिट मिलेगा वो भी डिफाइंड है। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ एपीवाई, जो कि एनपीएस में नहीं होता। वहाँ कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है बट आपका बेनिफिट डिफाइंड नहीं होता। ठीक है जी, इन शॉर्ट कहा जाता है कि एपीवाई जो है वो 3 प्रकार के बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। ट्रिपल बेनिफिट्स प्लान है ये। पहला बेनिफिट क्या है सर इसके अंदर? पहला बेनिफिट ये है कि जैसे ही आपका 60 साल पूरा हो जाएगा, मतलब आप 60 एज अटेन कर लोगे, 60 ईयर्स की एज अटेन कर लोगे, आपका जो पेंशन है वो स्टार्ट हो जाएगा और वो लाइफ टाइम चलता रहेगा। जैसा भी आपने सेलेक्ट किया होगा, मिनिमम पेंशन अमाउंट है वो है 1000 रुपीज़ और मैक्सिमम जो पेंशन मिलेगा वो मिलेगा आपको 5000 रुपीज़। इससे ज़्यादा के यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। तो जिस हिसाब से भी आपने कंट्रीब्यूशन किया होगा, लेट्स हम कहते हैं 5000 रुपीज़ का, तो 60 ईयर्स जैसे ही आपके पूरे हो जाएंगे उसके बाद से आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो रुक जाएगा और जो आपका जो पेंशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरीके से भी आपने सेलेक्ट किया होगा उस हिसाब से, जो भी आपने पेंशन डिसाइड किया होगा स्टार्टिंग में। ठीक है सर, पहला आपको मिलेगा लाइफ टाइम। सपोज कीजिए कि जो भी सब्सक्राइबर है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में जो उनके स्पाउस होंगे, अगर हम बात करें एक्स की, तो जो इनकी मिसेज एक्स होंगी, जब तक वो जीवित रहेंगी तब तक उनको सेम अमाउंट का पेंशन मिलता रहेगा उनके जीवन काल भर। जब तक उन सब्सक्राइबर्स की जो स्पाउस है, अगर मिसेस एक्स की बात करें तो उस केस में आपका मिसेज एक्स की बात करें तो उस केस में आपका मिस्टर एक्स भी हो सकता है, एज द केस में भी। तो उस केस में आपको कहा गया कि भैया जब तक जो सब्सक्राइबर है वो जीवित रहेगा तब तक उसको पेंशन देते रहेंगे। सब्सक्राइबर की अगर मृत्यु हो जाती है तो सब्सक्राइबर का जो स्पाउस है वो जब तक जीवित रहेगा उसको हम सेम अमाउंट का पेंशन देते रहेंगे। और अगर सब्सक्राइबर और उसकी स्पाउस दोनों की मृत्यु हो जाती है तो जिसको भी हमने नॉमिनी बनाया होगा उसको जितना भी पैसा इकट्ठा होगा और उस पर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो सारा का सारा पैसा हम उस नॉमिनी को दे देंगे। मतलब देखो क्या हुआ कि आपने कुछ पैसा जोड़ा है, आपको उसके बदले पेंशन मिलेगा। उसके बाद सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी वाइफ को मिलेगा या उसके हस्बैंड को मिलेगा, एज द केस में भी। और अगर दोनों की मृत्यु हो जाती है तो जो भी नॉमिनी आपने बताया होगा उसको वो सारा पैसा मिलेगा जितना भी आपने इकट्ठा किया है, और साथ ही में उसके ऊपर का ब्याज भी मिलेगा। इसलिए इसको कहा जाता है ट्रिपल बेनिफिट्स प्लान। ठीक है सर, चलिए जी, तो ये 3 यूनिकनेस थी, 3 इसके बेनिफिट्स हैं जो एपीवाई के अंदर है। एनपीएस में ऐसी कोई बातें नहीं है, ये जनरली गरीबों को टारगेट करने के लिए लाया गया है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है जी, अब हम जो कह रहे हैं कि हम जो यहाँ पे पैसा दे रहे हैं इस पे जनरली ब्याज कितना मिल जाता है, तो जब आप एनपीएस में देखोगे तो वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न्स अलग अलग हैं। कंपैरेटिवली वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। रीज़न भी क्योंकि वहाँ पे इक्विटी का ऑप्शन है। जहाँ पे भी इक्विटी का ऑप्शन होता है मतलब आप रिस्क ज़्यादा लेते हो, और जब आप रिस्क ज़्यादा लेते हो तो ओवरऑल आपका जो रिटर्न है वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा बन जाता है। लगभग 12% के आसपास तक एनपीएस का जो रिटर्न है सिंस इंसेप्शन वो गया हुआ है। बट अगर हम एपीवाई की बात करें तो ये आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो इसने अभी तक दिया है जब से इस योजना को लाया गया वो है आपका 9.4% के आसपास। ठीक है, मतलब 9.4% के आसपास आपको रिटर्न मिला है, विच इज़ वेरी हैंडसम। आपको पता है जनरली जो बैंक है वो 3% का ब्याज दे रही है आजकल नॉर्मली, और जो जनरली एफडी है वो आपका 5 to 6% का ब्याज दे रही है। इससे ज़्यादा रिटर्न जनरली कहीं नहीं मिल रहा है। इसके अंदर भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी लगी होती हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें कि आपको 9.4% का रिटर्न मिल रहा है तो विच इज़ वेरी हैंडसम। अच्छा जी, बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। ये जो है ये आपका रिस्क फ्री है। अरे वाह, अब क्या चाहिए इससे ज़्यादा। इसके अंदर जो पैसा लगा है उसकी पूरी गारंटी जो है वो गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट कहती है जो भी आपने पैसा लगाया है वो किसी भी हालत में डूबेगा नहीं। एनपीएस में ऐसा नहीं है, एनपीएस में रिस्क है क्योंकि एनपीएस का जो पैसा है वो मार्केट के अकॉर्डिंग ड्राइव किया जाता है। मार्केट ऊपर जाएगी पैसा बढ़ेगा, मार्केट नीचे जाएगी पैसा घट जाएगा। बट एपीवाई के अंदर कहा गया कि भैया जो भी आपका पैसा लगा है ये रिस्क फ्री है, इसकी गारंटी गवर्नमेंट देती है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपको इस पर रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जो आपका मेन प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। उसके ऊपर जो भी रीजनेबल, जो भी आपका
एक्चुअल इंटरेस्ट होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि एपीवाई जो है वो आपका एक सिर्फ पेंशन स्कीम नहीं है, इसको आप ये ना समझिए कि पेंशन स्कीम है, एक प्रकार का ये लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी आपने पैसा आज कंट्रीब्यूट किया, जो भी पैसा आपने आज कंट्रीब्यूट किया, ये पैसे के बदले आपको पेंशन मिलेगा, आप चले गए आपके स्पाउस को पेंशन मिलेगा, और उसके बाद अगर जो भी नॉमिनी होंगे इन दोनों के जाने के बाद उसको ये पैसा भी मिलेगा प्लस इसके ऊपर ब्याज भी मिल जाएगा। तो क्या हुआ, आपका पैसा तो कहीं गया ही नहीं, तो आपने कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को सेव किया था, जो कि आपके नॉमिनी के काम आने वाला है, और जब तक आप जीवित या आपके स्पाउस जीवित रहेंगे उनको एज अ पेंशन काम आने वाला है। तो इसलिए इसको पेंशन स्कीम हम नहीं कह सकते हैं, ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर पेंशन का फायदा भी मिलता है, आपको रिटर्न भी मिलता है, आपको आपका कॉर्पोरेट भी एट द एंड आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। रिस्क फ्री है, गवर्नमेंट इसकी गारंटी देती है, और इसको मैनेज कौन करता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसके हाथों में है, वो है पीएफआरडीए के हाथों में। आपको पता है एनपीएस भी पीएफआरडीए ही मैनेज करता है, एनपीएस ट्रस्ट के द्वारा, और एपीवाई जो है वो भी आपका पीएफआरडीए ही मैनेज करता है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ जाती है। अब एपीवाई के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा, मतलब एक किसान या एक गरीब इंसान जो है वो एपीवाई में कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे कहा गया कि भैया बहुत ही कन्वीनियंट है, आप चाहो तो मंथली कंट्रीब्यूट करो, आपको लगता है मंथली नहीं करना तो आप क्वार्टरली कर लो, आपको लगता है आप क्वार्टरली भी नहीं करना चाहते तो आप हाफ ईयरली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसी भी आपको सुविधा लगे आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने सपोज पेंशन प्लान लिया, उसने कहा जी 2000 रुपये का पेंशन मेरे को चाहिए, इसके लिए बताओ कितना कंट्रीब्यूट करना है, कैलकुलेट करके पता लगा कि आपको 250 रुपये पर मंथ कंट्रीब्यूट करने हैं, तो आपको आपकी जब रिटायरमेंट आ जाएगी, जब आपके 60 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको 2000 रुपये पर मंथ का यहाँ पे पेंशन मिलने लग जाएगा। अब कोई व्यक्ति है उसके विचार में आता है कि यार इसको चेंज करते हैं, 2000 से मेरा क्या होगा, इसको 5000 पे लेके जाते हैं, या कोई कहता नहीं 2000 नहीं, इतने तो मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझे 1000 ही चाहिए, क्योंकि मेरा 1000 जब मैं करूंगा तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन भी घट के सपोज 125 हो जाएगा, ये ऐसे हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, द थिंग इज कि किसी को अगर अपने कंट्रीब्यूशन को चेंज करना है, कंट्रीब्यूशन के अंदर चेंज लाना है, इसको बढ़ाना है या घटाना है, या फिर किसी को अपने पेंशन में चेंज लेके आना है, उसको घटाना है या उसको बढ़ाना है, तो वो भी किया जा सकता है। जो भी सब्सक्राइबर है उसके पास ऑप्शन है कि वो अपने पेंशन को अपग्रेड कर सकता है, डाउनग्रेड कर सकता है, और उसी हिसाब से जो उसका इंस्टॉलमेंट होगा, जो उसका कंट्रीब्यूशन होगा, वो भी बढ़ और घट जाएगा। बहुत अच्छी बात हो जाती है। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है, किसी सब्सक्राइबर को ऐसा लगता है कि मैंने इसके अंदर सपोज अभी तक 50,000 रुपये जमा कर दिए और मुझे ये सिस्टम नहीं समझ में आ रहा, या मेरी कोई और नीड है, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई, या कोई और रीज़न है और मुझे ये पैसा वापस चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा आपको। आप इसको कभी भी क्लोज कर सकते हैं और अपना सारा पैसा प्लस इंटरेस्ट के साथ आप वापस ले सकते हैं। मतलब कि एपीवाई के अंदर एंट्री करना भी आसान है और इससे एग्जिट करना भी आसान है। आपका सारा पैसा रखा हुआ है, आप जब चाहे तब ले सकते हैं, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आपको आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो दिस इज द वंडरफुल स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एनपीएस एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है, एपीवाई एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है, और दोनों का दोनों आपको मैनेज किया जाता है पीएफआरडीए के द्वारा। चलिए जी, इस वीडियो में इतना ही। आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया है पेंशन सेक्टर का। अब इसके आगे हम कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे कि पेंशन किस तरीके से ग्रो कर रहा है, क्या क्या उसके अंदर आपके सब्सक्राइबर्स के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, क्या क्या पेंशन एसेट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, जीडीपी से उसका क्या रिलेशन है, सब्सक्राइबर्स कितने बड़े हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स का क्या रोल है, गवर्नमेंट सेक्टर्स का क्या रोल है। इस टाइप से कुछ आंकड़े हैं जो आपसे आने वाली वीडियो में शेयर किए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेंशन सेक्टर के प्रोग्रेस की। इंडिया में किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ पेंशन सेक्टर के अंदर। तो जनरली दो पैरामीटर हैं जहां पे हम प्रोग्रेस को नापते हैं। पहला पैरामीटर्स है कि सब्सक्राइबर्स में कितनी वृद्धि हुई, मतलब कितनी सब्सक्राइबर्स जो हैं वो एनपीएस या एपीवाई में इंक्रीज हुए, अगर बात करें पिछले 5 सालों के अंदर। ठीक है, और दूसरा प्रोग्रेस जो नापा जाता है वो नापा जाता है पेंशन एसेट्स के द्वारा, कि आपके पास कितना एसेट्स क्रिएट हुआ इन पास्ट 5 ईयर्स। तो वो बेसिकली आपके प्रोग्रेस को कैटेगराइज करके बताता है। तो इन दो पैरामीटर्स पर हम फिलहाल बात करेंगे कि किस तरीके से सब्सक्राइबर्स के अंदर वृद्धि हुई है और किस तरीके से पेंशन सेक्टर्स में, पेंशन के एसेट्स में आपकी वृद्धि हुई है। और फिर आपको यहाँ पे कुछ इसके आंकड़े हैं, बेसिकली कुछ स्टैट्स हैं जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा, जिस स्टैट्स के बेसिस पे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, उस स्टैट्स में आपका एक जनरल कंपैरिजन होगा एनपीएस का एपीवाई के साथ,
हो सकता है डायरेक्ट स्टैट्स पूछ लिया जाए, उसके चांसेस कम है ऑल दो, बट कंपैरेटिव वे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किन चीज़ों में एपीवाई आगे है, किन चीज़ों में एनपीएस आगे है, क्या उनका जेंडर मिक्स है, क्या उनका एज ग्रुप मिक्स है, इस टाइप से सवाल यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ चार्ट्स भी हैं, कुछ डायग्राम्स भी हैं, बट पहले इसके बेसिक्स को समझते हैं कि क्या मोटा मोटा कहना चाह रहा है। दिस इज ऑल ऑफ द स्टार्ट नाउ। जैसा कि हमें पता है पेंशन सेक्टर के अंदर हमारे पास दो है पेंशन स्कीम्स, पहला है एनपीएस और दूसरा है आपका एपीवाई। आपको पता है ये कब आया, 2004 में, और ये पता है कब आया, 2015 में। ठीक है सर, अब इसमें जो एक्सपेंशन वो कैसे हुआ, अगर हम बात करें सब्सक्राइबर बेस की, टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम एनपीएस को भी जोड़ रहे हैं और एपीवाई को भी जोड़ रहे हैं। अगर दोनों को जोड़ के बात करें तो सब्सक्राइबर्स हमारे 3 गुना से भी ज्यादा, ओवर 3-4 जो है हमारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं मार्च 2017 के डाटा को मार्च 2022 के डाटा से, इस टाइम पे हमारा सब्सक्राइबर बेस अप्रॉक्स 1.5 करोड़ था, जो कि अब 5.2 करोड़ से भी ज्यादा है इन मार्च 2022। ठीक है सर, ये तो बात आया टोटल की बात में। अब अगर बात करें इसके अंदर कि एपीवाई के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, अगर सिर्फ हम एपीवाई के अंदर की बात करें तो उसके अंदर कितनी वृद्धि हुई है, तो आपको पता लगेगा कि जो आपके, अगर हम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स में बात करें तो जो लीड कर रहा है, वो कौन लीड कर रहा है, वो लीड कर रहा है आपका एपीवाई। कौन लीड कर रहा है, आपका एपीवाई। ठीक है, जैसे कि आप एपीवाई में देखेंगे तो इन्हीं 5 सालों में जो एपीवाई के अंदर वृद्धि हुई है वो लगभग 4 गुना से भी ज्यादा है। मतलब कि 2017 में जब 1.5 करोड़ हमारे पास सब्सक्राइबर थे तो उसके अंदर से 93 लाख जो थे वो एपीवाई के सब्सक्राइबर थे, और अब 2022 में जब 5.2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं तो उसके अंदर एपीवाई के आपके 4.05 करोड़ हैं। 4.05 करोड़ जो है वो किसके हैं, एपीवाई के। मतलब जो मेजॉरिटी पार्ट है सब्सक्राइबर बेस का वो किसने होल्ड किया हुआ है, एपीवाई ने। लगभग कितना, 78% से ज्यादा। ठीक है, तो ये आपको यहां से पता लगा इस वाले पैराग्राफ से सब्सक्राइबर के बारे में कि लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। अगर हम टोटल की बात करें उसमें से 4 गुना वृद्धि हुई है एपीवाई के अंदर, और मेजॉरिटी जो सब्सक्राइबर है वो होल्ड करके रखा हुआ है एपीवाई ने, जो कि है लगभग 78%। दिस इज द स्टैट नंबर 1। ठीक है, इसको आगे आप टेबल और चार्ट से भी देख सकते हैं। आइए देख ही लेते हैं कि क्या कह रहा है टेबल नंबर 1। ओके, दिस इज आवर टेबल नंबर 1। ठीक है, अब इसके अंदर जब आप देखेंगे इसको तो आपको पता लगेगा टोटल सब्सक्राइबर बेस कितना है आपका, 1.54 CR, ये वैसे लैक्स में दे रखा है। और अब मार्च 2022 में कितना हो गया, 5.20 CR। इसके अंदर से देखेंगे तो जो मेजॉरिटी सेक्शन है वो है 92.9 लाख का किसके पास, एपीवाई के पास, और बाकी जो है वो एनपीएस का है। एनपीएस के अंदर अलग अलग कैटेगरीज आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी बात की जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है, जो कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने इसको ऑप्ट किया उसकी बात की जा रही है, और ऑल सिटीजन मॉडल जिसके अंदर बाकी आपके सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह लोग कवर होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो इन सभी को मिला दें तो भी ये बहुत कम है एज कंपेयर टू एपीवाई, और आगे तो इसके अंदर एक अलग ही प्रोग्रेस देखने को मिली जिसमें एपीवाई जो है वो आपका काफी ज्यादा एक्सपेंड हो गया एज कंपेयर टू एनपीएस। ठीक है, अब इसी चीज को अगर आप चार्ट में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 78% का जो बेस है वो कैसे क्रिएट हो रहा है। अगर हम 100% में देखें जो एपीवाई होल्ड करता है वो लगभग 78% सब्सक्राइबर होल्ड करके चलता है, और बाकी जो पोर्शन बच गया वो है आपका 22% का जो कि है एनपीएस के पार्ट, और वो भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरीके से जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 4%, स्टेट गवर्नमेंट का बेस आपका ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा होते हैं, तो वो है 11% का, कॉर्पोरेट्स ने 3%, और बाकी मॉडल में आपका आता है 4%। तो दिस इज द स्टैट्स जो कि आपको बताता है किसके बारे में, सब्सक्राइबर्स के बारे में। अब अगर हम बात करें किसके बारे में, अब अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जो पेंशन एसेट्स की अगर बात की जाए तो उसका क्या आंकड़ा है। तो पेंशन एसेट्स में आपको नॉर्मली आप खुद भी एसेस कर पा रहे होंगे अगर अपना बेसिक कॉमन सेंस लगाएंगे कि जो एपीवाई के अंदर है इसके अंदर लोग तो ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर तो ज़्यादा है, बट इसके अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट का होता है। बट इन टर्म्स ऑफ एनपीएस जहाँ पे लोग बेशक कम हो लेकिन वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। जनरली ये माना जाता है कि जो जॉब सेक्टर के लोग हैं, जो हाई अर्निंग वाले लोग हैं, वो एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूट करते ही करते हैं। गवर्नमेंट के अंदर तो ये मैंडेटरी हो गया, प्राइवेट के अंदर भी वो एनपीएस में अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो एज कंपेयर टू एपीवाई एनपीएस में ही आपका जो एसेट है, जो आपका फंड है, वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलिए जी, तो पेंशन एसेट्स के ऊपर बात करें तो जो पेंशन एसेट्स का हमारा मूवमेंट है वो लगभग 4 गुना बढ़ा है। पहले ये डाटा था 1,75,000 करोड़ का, जो कि अब बढ़ के हो गया 7,37,000 करोड़ रुपीस का पिछले 5 सालों के अंदर। ठीक है, अब जो बल्क है ऑब्वियसली वो किसके पास होगा, आपके एनपीएस के पास होगा। मतलब 1,75,000 करोड़ के अंदर
पहले भी 1,70,000 करोड़ जो था वो किसका था, एनपीएस का, और अब 7,37,000 करोड़ के अंदर 7,11,000 करोड़ जो है वो भी किसका है, एनपीएस का। मतलब अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करें तो 96% जो पेंशन एसेट्स हैं वो किसके पास है, आपके एनपीएस के पास, और बाकी जो 4% है वो किसके पास है, आपका एपीवाई के पास। ठीक है, अब इस 96% के अंदर अगर देखें तो सिर्फ गवर्नमेंट तो नहीं होंगे, इसके अंदर प्राइवेट भी होंगे। तो प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, इंक्लूडिंग जो ऑल सिटीजन मॉडल वगैरह वगैरह है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो एक पोर्शन है वो अलग है, और उसके अलावा जो कॉर्पोरेट्स हो गए या फिर ऑल इंडिया सिटीजन मॉडल जो हो गया, इनको मिला दे तो ये है आपका 16% आउट ऑफ दिस परसेंटेज, और बाकी जो बच गया वो आपका आता है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। मतलब 96% जो एनपीएस का है उसके अंदर 16% प्राइवेट सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, रिमेनिंग जो है वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर का है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन पे निकालते हैं तो अगर हम सब्सक्राइबर के नंबर्स की बात करें तो कौन जीतेगा यहाँ पे, एपीवाई, और अगर हम वही एसेट्स की बात करें, पेंशन एसेट्स की बात करें तो कौन जीतेगा यहाँ पे, एनपीएस। ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन। इन टर्म्स में आपसे सवाल जनरली पूछे जाएंगे, एग्जैक्ट आंकड़े तो हो सकता है ना पूछे जाए, बट इस तरीके से आपसे सवाल यहाँ पे फ्रेम किए जा सकते हैं। चलिए जी, और आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी कैटेगराइजेशन के अंदर तो जेंडर मिक्स में अगर बात करें तो कौन जीत रहा है, जेंडर मिक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर मेल फीमेल का जेंडर मिक्स बात करें कि जो सब्सक्राइबर है वो कितने हैं, तो एपीवाई के अंदर ये देखा गया, एपीवाई के अंदर ये देखा गया कि जो फीमेल सब्सक्राइबर हैं वो भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। मार्च 2017 के अंदर इनका जो सब्सक्राइबर बेस था वो था 37.6% का, जो कि अब बढ़ के हो गया है 44% इन मार्च 2022। ठीक है, तो अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। 44% अगर फीमेल है दैट मीन्स कि 56% जो सब्सक्राइबर हैं वो किसके हैं, आपके मेल। और अगर एज मिक्स की बात करें तो जो हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि पेंशन सेक्टर के अंदर जो यंग जनरेशन है हमारी वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे, वो ज़्यादा अवेयर हो, वो स्टार्टिंग में पेंशन के बारे में नहीं सोचते जिसको हम चाहते हैं कि वो सोचें, वो इसके बारे में अवेयर रहें और कंट्रीब्यूशन हो। तो इसलिए हम ग्रोथ चाहते हैं कहाँ पे, यंगर जनरेशन के अंदर। तो वही देखने को मिला हमें कि एज मिक्स भी जो है वो आपका बढ़ रहा है, मतलब कि जो यंगर जनरेशन है आपकी, जो कि 18 से 25 की एज वाले होते हैं, उनका पहले शेयर हुआ करता था 32% का, जो कि ग्रो होकर अब पहुंच गया है 44% पे मार्च 2022 के अंदर। ठीक है जी, चलिए अब ये जो हमारा बेस है ये है किसका, एपीवाई का। एपीवाई के अंदर हमने क्या देखा कि एपीवाई जो है वो किस किस में जीत रहा है, वो आपका सब्सक्राइबर्स में जीत रहा है। एपीवाई किस में जीत रहा है, आपका जेंडर मिक्स में देखें तो एपीवाई यहाँ पे भी जीत रहा है। अगर एज मिक्स की बात करें तो एपीवाई यहाँ पे भी जीत रहा है। ठीक है, अब इसकी जीत की अगर और हम गहराई में जाए तो हमें पता लगेगा क्या कि जो एपीवाई के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उसमें से हाईएस्ट सब्सक्राइबर जो हैं वो कौन से वाले हैं, 1000 वाले। मतलब कि आपको पता है एपीवाई के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जो पेंशन प्लान है आपके वो 1000 से लेकर 5000 तक वाले आप ऑप्ट कर सकते हो, मिनिमम 1000 मैक्सिमम 5000। तो ये देखा गया कि जो 1000 का पेंशन प्लान है वो ज़्यादा लोगों ने ऑप्ट किया है विच इज़ 77%, और जो 5% का प्लान है वो कम लोगों ने ऑप्ट किया है विच इज़ ओनली 15%। ठीक है, और इसके बीच में जो बच गया वो इसके बीच वाले हैं विच इज़ 8%, मतलब जिनका 2000, 3000 या 4000 का प्लान होगा जो उन्होंने ऑप्ट किया होगा। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे इसकी आप अगर इसकी गहराई को समझ पाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लो इनकम हाउस होल्ड्स होते हैं, जो कम कमाने वाले लोग होते हैं, वो ये तो चाहते हैं कि वो सेविंग करें, वो ये तो चाहते हैं कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, पेंशन के बारे में सोचें, लेकिन क्योंकि उनकी इनकम कम है और वो अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे, इसलिए वो मिनिमम कंट्रीब्यूशन का प्लान ऑप्ट करते हैं, और इसलिए जो हायर सब्सक्राइबर हैं वो आपके इस कैटेगरी में ही रह जाते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, रीजन बीइंग क्योंकि इनकम कम है, साथ ही वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ प्लान करके चलें, तो दिस इज द मिनिमम वन। अगर एपीवाई के अंदर ऐसा प्रोविजन होता कि 500 रुपए के भी ऑप्शंस होते पेंशन प्लान के, तो हो सकता है कि इसके सब्सक्राइबर ज़्यादा होते। रीजन आपके सामने है। चलिए जी, तो दिस इज दी एपीवाई कि एपीवाई कहाँ पे लीड कर रहा है और क्या क्या उसके कारक है। नाउ अब अगर एनपीएस की बात करें तो एनपीएस के सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पिछले 5 सालों के अंदर अगर इसका देखा जाए तो इसके सब्सक्राइबर में आपका जो जेंडर मिक्स है वो किस प्रकार से है, तो एपीवाई के अंदर जो फीमेल हैं सब्सक्राइबर्स वो है लगभग 24%, और बाकी जो सब्सक्राइबर है वो कौन से हैं, आपके मेल। अगर आप देखेंगे तो आपका जो एपीवाई था उसके अंदर कितने थे, ये 44%। तो ऑब्वियस सी बात है कौन जीत रहा है यहाँ पे, एपीवाई। रीजन अगेन क्लियर है कि जो हम एपीवाई की बात करें वो लो हाउस होल्ड की बात हो रही है, वहां पे जो फीमेल हो चाहे मेल हो लगभग उनकी अर्निंग सेम सी होती है और वो एपीवाई में कंट्रीब्यूट करना पसंद करते हैं। बट जब हम जॉब सेगमेंट में आ जाते हैं, जब हम गवर्नमेंट जॉब के एरिया में आ जाते हैं, तो आपको जनरली देखने को मिलता है कि जो मेल हैं
वो उनकी तादाद कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेल जॉब्स में ज़्यादा होंगे तो कंट्रीब्यूशन सब्सक्राइबर भी मेल ही ज़्यादा निकलेंगे एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस जो है वो कंपेरेटिवली APY के मुकाबले बुरा माना जाता है। यहाँ पे 24% जो है वो फीमेल सब्सक्राइबर है और रिमेनिंग 76% जो है वो मेल सब्सक्राइबर है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भैया ये देखा जाए तो APY से बुरा है, APY से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब अगर एज ग्रुप की बात करें तो 26 से लेके 35% तक के सब्सक्राइबर हैं 33%, और 36 से 45 है आपका 31%। मतलब क्या हुआ कि जो मेजर है, देखो जनरली क्या है यहाँ पे, हम अगेन जब हम NPS की बात करेंगे तो हम बात करेंगे वो सारे लोग होंगे यहाँ पे जो कि जॉब में होते हैं, और जनरली जो जॉब का एज है वो 26-25 के बाद शुरू होता है। तो इसलिए सब्सक्राइबर बेस आपके यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगर एजुकेशन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है APY में आपको एजुकेटेड लोग ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बल्कि NPS में एजुकेटेड लोग ज़्यादा मिलते हैं। अगर NPS का हम डाटा निकालते हैं तो 81% से ज़्यादा लोग जो हैं वो आपके ग्रेजुएट्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, जॉब में होंगे तो वो पढ़े लिखे होंगे, तो इसलिए यहाँ पे एजुकेशन का आपका जो डाटाबेस है वो कंपैरेटिवली APY से ज़्यादा निकलेगा। 81% सब्सक्राइबर जो है वो कहाँ से आते हैं आपके, जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं, मिनिमम टू मिनिमम ग्रेजुएट्स तो वो हैं ही। चलिए जी, तो दिस इज दी ऑल अबाउट APY एंड NPS एंड इनके प्रोग्रेस के बारे में हमने समझा। इसी चीज़ को हमने चार्ट में देखा था जहाँ पे सब्सक्राइबर बेस की बात हुई थी, और जो हमारा पेंशन एसेट्स था अगर उसके चार्ट को हम देखना चाहें तो उसका चार्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसके अंदर आप देखेंगे कि 1,74,000 करोड़ जो था उसके अंदर से NPS है 1,70,000 करोड़, और जब ये राइज होकर 7,36,000 करोड़ पे आया तो भी आपको देखने को मिलेगा कि 7,10,000 करोड़ जो है वो NPS का है। मतलब जो हायर परसेंटेज है, जिसको हमने देखा था कि 96% जो है वो किसका है, NPS का है। और इसके अंदर से जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर्स की बात करते हैं तो 16% का एरिया जो था वो किसका था, कॉर्पोरेट्स का, और रिमेनिंग जो रह गया वो आपका था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का। अगर इसका हम डायग्रामेटिक व्यू देखना चाहें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो NPS का डाटाबेस है, ऑब्वियसली ये 4% जो है APY है, इसके अलावा जो बच गया वो सारा का सारा क्या है आपका 96% का, इसके अलावा जो भी 96% है वो किसका है, NPS का है। और इस NPS के अंदर भी आपको देखा था कि 16% जो है वो किसका है, कॉर्पोरेट एंड ऑल सिटीजन 12% एंड 4%। इसके अलावा जो बंटवारा होगा वो स्टेट और सेंट्रल के बीच में होगा। एम्प्लॉय बेस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए यहाँ पे जो इसका परसेंटेज है वो है 50% और इसको जो रिमेनिंग निकल के आता है वो 30% है। दीज ऑल आर स्टैटिस्टिक्स, कुछ उसमें ऐसी कुछ खास बात नहीं होती है। द थिंग इज कि मोटे मोटे तौर पे आपको पता होना चाहिए कि कौन लीड कर रहा है किस पैरामीटर के अंदर, और उसको ही लेते हुए आपके सवाल जो है वो फ्रेम किए जा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोग्रेस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया। कुछ एक पार्ट इसका अंश रह गया है, उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हमारा ये वाला जो एरिया है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। तो NPS सेक्टर के हम प्रोग्रेस की बातें कर रहे थे, उसी में और आगे लेके चलते हैं और थोड़े से और एक्सपोज करते हैं इन चीज़ों को कि किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ है NPS सेक्टर के अंदर। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो NPS सेक्टर्स के अंदर जो हमारे कंट्रीब्यूटर है, जो पेंशन सेक्टर के अंदर जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जनरली वो किस एज ग्रुप के, तो हमने देख लिए, जनरली वो किस इनकम ग्रुप में फॉल करते हैं उसकी बात की जाएगी यहाँ पे। तो ऐसा कहा जा रहा है जनरली जो इनरोलमेंट्स हैं हमारे, उसमें से 2/3 लोग ऐसे हैं जो कि हाई इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हाई इनकम ग्रुप का क्या मतलब हो गया, उनकी इनकम 5 लाख रुपीज से अबव है, जिसकी इनकम 5 लाख रुपए से अबव है उसको हम लेके चलते हैं कि वो हाई इनकम ग्रुप में फॉल करता है। और ऐसे जो सब्सक्राइबर हैं वो है 2/3 हमारे पास। और साथ ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है रिलेटेड टू योर एग्जाम, कि जो हाईएस्ट इनरोलमेंट है हमारे इंडिया में, हाईएस्ट सब्सक्राइबर जो इनरोल होते हैं वो कौन से स्टेट से होते हैं, वो होते हैं महाराष्ट्र से। और कितना है उसका परसेंट, वो है 17%। मतलब कि 100% में से जो 17% सब्सक्राइबर हैं वो आते हैं कौन से स्टेट से, महाराष्ट्र से। ठीक है, तो ये काम की बात आपको ध्यान रखनी है। जो मोस्टली सब्सक्राइबर्स हैं वो हाई इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। 2/3 इनरोलमेंट्स जो होती हैं वो होती हैं हमारे हाई इनकम ग्रुप से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो 5 से 10 लाख वाले हमारे 36% सब्सक्राइबर हैं, और 10 लाख से 25 लाख वाले जो हैं वो 30% सब्सक्राइबर हैं। नटशल में आप ये बात समझ सकते हैं अगेन कि हम बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हैं वो तो NPS मैंडेटरली ऑप्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जॉब के अंदर कोई भी अगर है तो एक लोअर से लोअर पोस्ट वाले की इनकम 5 लाख से ऊपर तो होती ही होती है। तो नटशल में बात ये की जा रही है कि ये हाई इनकम ग्रुप वाले बेसिकली वो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइवेट सेक्टर्स वाले बचते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले बचते हैं, उनकी
जो इनकम है वो वेरी कर सकती है, हाई रेंज की भी हो सकती है, लो रेंज की भी हो सकती है। तो इस वजह से ये परसेंटेज आपको यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। और साथ ही में काम की बात क्या थी कि जो हाईएस्ट एनरोलमेंट है वो कौन से स्टेट से है, महाराष्ट्र से, विच इज 17%। ये आपको याद रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ आगे बढ़ें कि कहाँ कहाँ स्कोप है, कहाँ कहाँ एनपीएस का स्कोप है। तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर के अंदर तगड़ा स्कोप है अभी, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो एनपीएस को समझ पाए हैं और इसके अंदर शामिल हो पाए हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो आपके हैं वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हो गए, और साथ ही में आपके जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड्स हो गए, ये सारे लोग जो हैं इनको एनपीएस में जोड़ने की आवश्यकता है, इनको जोड़े जाने का स्कोप देखा जा रहा है। साथ ही में जो रूरल एरियाज के अंदर जो हमारे बड़े बड़े किसान होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, उन लोगों को भी एनपीएस में शामिल किया जा सकता है। हमने देखा जो छोटे मोटे किसान हैं वो तो जाएंगे एपीवाई की तरफ, बट एनपीएस की तरफ लाया जा सकता है बड़े किसानों को, जमींदारों वगैरह को। ठीक है, साथ ही में उस टाइप के लोग जिनकी लमसी इनकम होती है, लमसी इनकम मतलब जिसका परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, कभी तो किसी महीने बहुत ज्यादा कमा लेते हैं और 2-4 महीने तक ऐसा भी रहता है कि उनकी कोई इनकम नहीं आती है। तो इसलिए यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट तो होती नहीं कि आपको हर महीने पैसे जमा करने हैं कोई एसआईपी की तरीके से, ऐसा तो है नहीं। आप लमसम पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसलिए इस टाइप के भी अगर इनकम कैटेगरी के लोग हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ये बात हो गई फ्यूचर स्कोप की, ये बात हो गई किसकी, फ्यूचर स्कोप की, कि एनपीएस में और किन किन लोगों को जोड़ा जा सकता है। अब बात करें कि भैया अभी तक अगर देखा जाए तो एनपीएस और एपीवाई में क्या कमाई का स्कोप रहा है, कितना जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया उन्होंने कितना यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न कमाया है। तो बात करें अगर एनपीएस की, तो एनपीएस में ये कहा जा रहा है कि जब से एनपीएस शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ सर, ये शुरू हुआ 2004 से। तो जब से शुरू हुआ अगर तब का हम एक एवरेज निकालेंगे तो भैया 9% तो मिनिमम लोगों ने कमाया है, और अधिकतम कितना कमाया है, 12.7%। ये एक एवरेज है सिंस इंसेप्शन, मतलब 2004 से लेकर 2022 तक का एक एवरेज निकाला गया। ठीक है, अब 9% जो मिनिमम है वो बताइए किस में होगा, जहां पे रिस्क कुछ भी नहीं होता, मतलब कि आपका पोर्टफोलियो में मैक्सिमम जो है वो क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। और 12.7% कहां पे होगा, जहां पे रिस्क ज्यादा होता है, मतलब आपके पोर्टफोलियो में जो मैक्सिमम आपका सिलेक्शन है वो किसका है, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का है। तो ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। आई गेस इतनी चर्चाएं हो चुकी है हमारी इसके ऊपर। ठीक है सर, ये तो हो गया सिंस इंसेप्शन। अगर लास्ट 5 इयर्स का एवरेज देखें तो क्या होगा, क्योंकि ये एवरेज तो हमारा बहुत बड़ा है, 18 साल का एवरेज है। अगर पिछले 5 सालों का एवरेज देखें तो भी मिनिमम 8.1% रहा है और मैक्सिमम 13.3% गया है। बताइए 13.3 किसका होगा, ऑब्वियसली इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम का, और 8.1% किसका होगा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। ठीक है सर, अब ये चीज यहाँ पे क्लियर कर दी गई। उसके बाद जो लोग अल्ट्रा कंजर्वेटिव है, अल्ट्रा कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ, जो बिल्कुल ही सारा का सारा मैक्सिमम जो पैसा है वो कहाँ डालते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, उन्होंने भी एनुअल रिटर्न भैया 8% से ऊपर कमाया है। ये 8% वही है, 8.1% की जो बात की जा रही है वो चीज यहाँ पे बता रहे हैं। अब अगर बात करें एपीवाई की, तो एपीवाई भी कहीं पीछे नहीं है। एपीवाई का भी जो एवरेज एनुअल रिटर्न है वो 8.8% है पिछले 5 सालों में। और अगर जब से वो आया, कब से आया सर, 2015 से, 2015 से जब से वो आया, 2015 से लेकर 2022, कितने साल हो जाते हैं ये हमारे, 7 साल। इन 7 साल का एवरेज निकालेंगे तो ये निकल के आता है 9.4%। बहुत ही शानदार स्कोर है। इसको अगर एक बार टेबुलेटेड वे में हम देखना चाहें तो टेबल 3 आपके लिए यहाँ पे दी हुई है, जिससे आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। देखिए जो इक्विटी का, ऑब्वियस सी बात है इक्विटी में रिटर्न आपका ज्यादा रहेगा, तो एक साल में इक्विटी ने 19% का रिटर्न दिया है, विच इज वेरी वेरी गुड रिटर्न। 5 साल का एवरेज है आपका 13.3 जो हमने ऊपर देखा, और इस इंसेप्शन देखें तो 12.7% है। ऑब्वियसली इक्विटी के अंदर ही आपका रिटर्न जो है वो सबसे ज्यादा रहेगा, और सबसे कम जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा आपको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जो कि एक साल में है सिर्फ 4%, 5 साल में है 8.1% जो कि अभी हमने ऊपर देखा था। और अगर सिंस इंसेप्शन देखें तो ये भी 9% है, जो कि कुछ बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा रिटर्न है ये भी आपका। बट कंपैरेटिवली ये सबसे लो चलेगा, रीजन बीइंग क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जहां पे आपका रिस्क जो है वो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाता है। और यही आपका चार्ट दिया है एपीवाई का कि एक साल में 6.9%, 5 इयर्स का एवरेज है आपका 8.8%। और अगर सिंस इंसेप्शन देखें, जब से आया है, तो पिछले 7 सालों में इन्होंने 9.4% का एवरेज रिटर्न कमा के दिया है अपने सब्सक्राइबर्स को, विच इज वेरी 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 गुड। नाउ आगे बढ़िए, आगे देखते हैं।
अब बात आएगी कवरेज की कि भैया जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मतलब दोनों स्कीम को अगर जोड़ दें तो हमारी 138 करोड़ की पॉपुलेशन है, इसमें से कितने पॉपुलेशन को हमारा पेंशन सेक्टर जो है वो कवर कर पा रहा है। मतलब टोटल सब्सक्राइबर जो हैं वो 138 करोड़ के कितने परसेंट है। तो पहले हुआ करते थे 1.2% ओनली, पहले का मतलब 2016-2017 के बीच में जो इसका परसेंटेज था वो था पॉपुलेशन का ओनली 1.2%, जो कि अब बढ़ के चला गया है कितना 3.7%। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और ये तो हो गया किसका, सब्सक्राइबर का, जब हम उसको देख रहे हैं पॉपुलेशन की टर्म्स में। अब बात करते हैं हम पैसों के ऊपर, मतलब कि अगर जीडीपी के टर्म्स में बात करें तो हमारा जो पेंशन एसेट है इसको आप ऐसे निकाल सकते हो, पेंशन एसेट डिवाइड बाय जीडीपी, इसकी बात की जा रही है। तो कितने परसेंट है, तो इनिशियली ये आपका था 1.2%, इनिशियली बोले तो 2016-2017 की बात की जा रही है, जो कि बढ़ के 21-22 में हो गया है आपका 3.2%। अगेन ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। क्या रीजन है इसका इतना कम होने का, आपने देखा था कि कई ऐसी ओईसीडी कंट्रीज हैं जिसकी हमने बात की थी पिछले लेक्चर्स में, जो कि 100% अपनी जीडीपी के 100% है अपनी जीडीपी के, हम है सिर्फ 3.2% के ऊपर, विच इज वेरी वेरी लेस। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो पेंशन सेक्टर है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ काफी लेट स्टार्ट हुआ, लेकिन जो इसके अंदर ग्रोथ देखी जा रही है वो बहुत फास्ट देखी जा रही है। और वो दिन दूर नहीं जब हम बाकी ओईसीडी कंट्रीज को भी टक्कर दे पाएंगे और उनके बराबर का हमारे पास भी जो सब्सक्राइबर बेस है वो भी होगा और साथ ही में जो पेंशन एसेट्स हैं वो भी होगा, जिससे कि हम ओल्ड एज सोशल सिक्योरिटीज प्रोवाइड करा पाएंगे अपनी कंट्री के अंदर भी, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू ऑल अदर कंट्रीज। चलिए जी, तो ये सारी बातें थी जो हमने यहाँ तक कर ली। अभी तक हमने देख लिया प्रोग्रेस को। अब एक छोटा सा वीडियो आपके लिए और रखेंगे जिसमें हम कंक्लूड करेंगे इस पूरी चर्चा को, जिसमें हमने पूरी बात की है स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया। ऑल्दो ये बहुत छोटा एरिया था, लेकिन हमने इसको जितने अच्छे तरीके से कवर कर सकते थे वो कवर कर लिया। क्यों? क्योंकि पेंशन सेक्टर का आपको बेस पहले पता होना जरूरी है, बाकी चीजों को हम फिर भी फास्ट में कर पाएंगे तब जब जाके आपको पेंशन का एक पूरा ब्रॉड ओवरव्यू होगा आपके माइंड में कि चल क्या रहा है इसके अंदर। तो आई होप यहां तक में आपको सारी चीजें कवर हो गई होंगी। कंक्लूजन इज जस्ट लाइक अ रिवीजन, तो फटाफट से रिवाइज कर लेंगे हमने जितने भी पार्ट्स में जितनी भी चर्चाएं की हैं, और इसका एक आपको कंक्लूडिंग वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसके अंदर स्टार्टिंग टू एंड सारी बातें होंगी इन अ सिंगल वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए जी, तो कंक्लूड करते हैं हम अपने इस टॉपिक को जिसमें हमने बात की स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया। अब इसको कंक्लूड करेंगे हम 5 बुलेट्स के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहला बुलेट्स है कि क्या ज़रूरत है पेंशन सेक्टर की, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से उसको समझा जा सकता है, किस तरीके से उसको लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, और गवर्नमेंट इसके अंदर क्या पहल कर रही है। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, बट सेम रफ्तार पे वो कवर करना चाह रही है अपने प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को भी, प्राइवेट सेक्टर को भी, जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, प्रोफेशनल लोग भी आके इससे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो भैया इसके अंदर बहुत तगड़ी ग्रोथ है। ये अलग बात है कि ये लेट आया, अभी इसके शुरुआती दिन है, तो इस वजह से आपको परसेंटेज जो है वो बहुत कम दिख रहा है एज कंपेयर टू जीडीपी, एज कंपेयर टू पॉपुलेशन परसेंटेज हमें काफ़ी कम दिख रही है, बट दैट डजंट मीन कि ये ग्रो नहीं करेगा। इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही बेहतरीन चल रही है और आगे भी ये ग्रो करता रहेगा। अब इसकी में हमें किन किन लोगों को शामिल करने की आवश्यकता है। देखो जी, कंपल्शन तो लग गया किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। कंपल्शन किसके ऊपर लग गया कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो तो बेचारे कहीं जा ही नहीं पाएंगे, उनको तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे करना ही पड़ेगा। और साथ ही में इनके बिहाफ पे जैसे पिलर 2 का फंक्शन है कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयर है वो भी पैरेलली कंट्रीब्यूट करेगी ही करेगी। तो ठीक है, ये लोग तो कवर हो ही गए, इनकी बात अब यहाँ पे नहीं की जा रही है। अब देखा जा रहा है फ्यूचर स्कोप कहाँ है, इनको तो हमने मैंडेटरीली बांध लिया। फ्यूचर स्कोप कहाँ है, तो आपको पता है कि जो इंडिया है वो है नौजवानों का देश, मतलब कि यहाँ पे जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा है किसका, यंग लोगों का। यंगर पीपल जो है वो बहुत बड़ा आपका परसेंटेज कवर करते हैं आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो इसलिए इन यंग जनरेशन को अवेयर करने की आवश्यकता है इस पेंशन सेक्टर के बारे में, एनपीएस के बारे में, एपीवाई के बारे में। तो ये एक हमारा फ्यूचर है जहां हम अपने आप को देख रहे हैं कि हमें किस तरफ जाना है। अब इसकी ज़रूरत को अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो हमारा पेंशन है वो हमें इंस्टेंट बेनिफिट तो नहीं देता, ऑब्वियसली आपको तुरंत इसका फ़ायदा नहीं मिलता है। ये एक सेविंग का काम करता है और आपको बुढ़ापे का आपका ही सहारा बनता है। अब
इंडिया का कल्चर भी जिस तरीके से अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल फैमिली सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था, मतलब कि बूढ़े होने के बाद जो उनके बच्चे उनकी देखभाल किया करते थे, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं शिफ्ट होती जा रही हैं। बुढ़ापे में भी, ओल्ड एज में भी आपको इंडिपेंडेंट रहना पड़ जाता है, कई सिनेरियो में ऐसा देखा जा रहा है। तो इसलिए जिस तरीके से इंडिया भी आपका अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ओल्ड एज के अंदर भी फाइनेंशियली आपको सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी ओल्ड एज पॉवर्टी को मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारा ये पेंशन सेक्टर। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसकी ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा मानी जा रही है इंडिया में आने वाले समय के अंदर, और इसकी ग्रोथ भी उसी रफ्तार पे आगे देखी जाएगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो इसके अंदर ज़बरदस्ती बांधा ही बांधा है, साथ ही में वो पूरी तैयारी कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसके अंदर कवर करे, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारे उनको कवर किया जाए, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी कवर किया जाए। ठीक है जी, ये तो हो गया इसकी ज़रूरत के बारे में। अब ये मैनेज कैसे होगा, तो सेकंड बात हम इसके अंदर करेंगे कि इसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कह रही है। तो गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली इसका जो आर्किटेक्चर ऐसा है, उसमें क्या है कि पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स के बाद जो उनका पैसा है वो एक पेंशन एसेट्स के फॉर्म में रखा जा रहा है, और इसको कुछ हमारे पेंशन फंड मैनेजर हैं वो मैनेज करते हैं। तो ये इंटरमीडिएरीज जो है हमारे, जो हमने देखे थे 7 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, ये लोग जो इसको मैनेज करते हैं, तो ये बेचारों का पैसा है किसी और के हाथों में जो कि इनके साथ खेल रहा है और ऑब्वियसली बहुत प्यारा रिटर्न कमा के दे रहा है। लेकिन स्टिल किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इनको पूरी तरीके से इनकी देखभाल करने के लिए बहुत अच्छे रेगुलेटरी की आवश्यकता है, एक आर्किटेक्चर की आवश्यकता है, जिसके लिए बनाया गया है किसको, PFRDA को। अब ये कब बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इसका गठन किया गया वो कब किया गया, फरवरी 2014 के अंदर इस स्टैट्यूटरी पेंशन सेक्टर रेगुलेटर को फॉर्म कर दिया गया, जिसका काम क्या है, जिसका काम है देखभाल करना, चेक करना कि किसी भी पेंशनर के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है, अगर इसके कुछ ग्रीवेंसेज हैं तो उसको सॉल्व करना, उसको दूर करना इसका काम है। जो इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व है हमारे इस प्रोसेस के अंदर, उन पे चेक लगा के रखना कि वो सही से काम करें, सीमलेसली काम करें, कोई दिक्कत वगैरह ना आए। कोई अगर एनपीएस से जुड़ना चाहता है तो उसको प्रमोट करना, उसको एनपीएस में जोड़ना, और अगर कोई यहाँ से जाना चाहता है, एनपीएस मतलब पेंशन सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर कोई यहाँ से जाना चाहता है, मतलब कोई एग्जिट करना चाहता है, तो वो भी सीमलेसली कर पाए, और ओवरऑल पिक्चर के अंदर उसको मैनुअल वर्क या पेपर वर्क से ना गुजरना पड़े, वो टेक्नोलॉजी का मदद लेते हुए एंट्री और एग्जिट कर सके। मतलब क्या हुआ कि जो पूरे पेंशन सेक्टर को स्मूथली रन करने के लिए एक रेगुलेटर तैयार किया गया, जिसका नाम है PFRDA, जो कि और अलग अलग सेक्टर्स में जैसे रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा है IRDAI एक रेगुलेटर है, RBI एक रेगुलेटर है, SEBI एक रेगुलेटर है, जो कि अपने अपने फील्ड की एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं और उसमें कोई भी कठिनाइयों को आने से दूर करते हैं, बचाते हैं, उसके लिए सर्कुलर्स, पॉलिसीज वगैरह इशू करते रहते हैं। तो सेम चीज के लिए हमें भी एक रेगुलेटर की आवश्यकता थी, जिसका गठन किया गया PFRDA के द्वारा। चलिए ये तो हो गया सेकंड मुद्दा। अब तीसरा मुद्दा आता है कि भैया फाइनेंशियल नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि ये स्कीम ऐसी बनाई गई जहां पे बहुत सारी नॉलेज की आवश्यकता है। अब नॉलेज की आवश्यकता किसको है, सिर्फ पेंशनर्स को नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, जो इंटरमीडिएटरीज है, मतलब जो इस पे रिटर्न कमा के देंगे, वो रिटर्न कमा के तभी दे पाएंगे जब वो वेल इक्विप्ड होंगे। ऑल्दो दे आर वेल इक्विप्ड, बट स्टिल जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो ऐसी चीज होती है जो कि आपको रेगुलरली चाहिए होती है, रेगुलर अपडेट रहना जरूरी होता है, और मार्केट को समझना जरूरी होता है, जो कि बहुत ही डायनामिक नेचर का होता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी होना जरूरी है, और वो लिटरेसी जो है वो कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट, एक तरीके से जो कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है सभी रेगुलेटर के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, कि भैया जो हमारे पेंशनर्स हैं वो अपडेटेड रहें, जो इंटरमीडिएटरीज हैं, जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, वो आपके अपडेटेड रहें, लिटरेटेड रहें, उनको सारी चीज़ें पता हो, मार्केट किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से इवॉल्व हो रही है, ये सारी चीज़ें पता हो। तो इसमें गवर्नमेंट भी काम करती है, और साथ ही में गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कई सारे रेगुलेटर्स हैं, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, कई सारी ऐसी बॉडीज़ हैं, काउंसिल्स हैं, वो सारी चीज़ें इस दिशा में काम करती हैं। और अब जब से PFRDA आया, तो PFRDA ने कहा कि चलो जी हम भी इसमें और कंट्रीब्यूट करेंगे, और हम भी लोगों को एजुकेट करेंगे, ताकि वो एक अच्छे डिसीजंस ले पाएँ, इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। आप देखेंगे कि PFRDA इस दिशा में क्या काम कर रहा है। तो जिस मॉड्यूल से, जिस बुकलेट से हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी किसने जारी किया है, PFRDA ने ही इसको अपना
इशू किया था। तो इसलिए पीएफआरडी जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आप देखेंगे किस किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आपको अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि ट्रेड बॉडीज से मिलकर करवाया जा रहा है, इंटरमीडिएट से मिलकर करवाया जा रहा है, जैसे कि बैंक्स वगैरह से मिलकर कई सारे प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, ताकि जो पेंशनर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, वो सारी चीज़ों को समझ पाएं और एक अच्छा डिसीजन ले पाएं, गुमराह होकर या फिर जबरदस्ती में कोई भी काम ना करें। ठीक है जी ना। उसके बाद ये हो गया एक एरिया जहां पे आपकी अवेयरनेस की बात हो गई। अब इसी के अंदर जो फोर्थ पॉइंट है उसी को कंटिन्यू करते हुए अगर बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए, फोर्थ पॉइंट के अंदर हम इसकी बात कर रहे हैं क्या, कि कई लोग ये मानते हैं कि एक फैमिली के अंदर अगर किसी एक का पेंशन अकाउंट खुल गया, मान लो 4 लोगों की फैमिली है और इसके हेड ऑफ फैमिली ने अगर एक अकाउंट पेंशन का खोल लिया तो बाकी 3 लोग कहते हैं कि हमें क्या आवश्यकता है, हमारे पास एक पेंशन अकाउंट है, हमारा जीवन उसी से निर्वाह हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट इस चीज को अलग डायरेक्शन सोचने के लिए कह रही है, वो इस तरीके से इसको लेके चल रही है कि भैया अगर फैमिली में 4 लोग हैं तो आपके 4 पेंशन अकाउंट होने चाहिए। हर किसी को अपने अपनी बुढ़ापे को, मतलब अपने अपने ओल्ड एज लाइफ को सेफगार्ड करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, किसी और पे डिपेंडेंट होने के लिए नहीं कहा जा रहा। साथ ही में ये कहा जा रहा है कि अगर वुमेन है आपकी फैमिली के अंदर, अगर लेडीज हैं तो उनका तो भैया पेंशन अकाउंट होना ही चाहिए, क्योंकि उनकी जो लॉन्गेटिविटी होती है वो एज कंपेयर टू मेंस ज़्यादा होती है, तो उनका पेंशन अकाउंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको ओल्ड एज में हेल्प करेगा। बात करें अगर यंग जनरेशन की, कि इसके अंदर अगर मान बात कीजिए 2 आपके स्टूडेंट्स एज के लोग हैं जो कि 18 से 20 साल की एज में अगर आते हैं, तो इन लोगों को भी ये नहीं सोचना है कि अभी तो हमारी यंग जनरेशन, अभी तो हमारी पढ़ाई की, खेलने कूदने की उम्र है, वो सब बातें ठीक है, बट साथ ही में इनका भी एक पेंशन अकाउंट होना चाहिए जिसमें जो भी ये सेविंग्स कर पा रहे हैं या जिस तरीके से भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, कुछ कुछ नॉमिनल अमाउंट ये कंट्रीब्यूट करते रहें। ये जो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कि हम करते हैं, ये हमें कंपाउंडिंग का बहुत तगड़ा बेनिफिट देता है। जो लोग इस बात से अवेयर होंगे उसको ये पता होगा कि जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट का खेल है वो बहुत ही यूनिक होता है और आपके पैसे को, जरा से पैसे को वो कब बहुत बड़ा पैसा बना देगा ये हमें नहीं पता लगता। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट, जिसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी फैमिली में जितने लोग हैं सभी का पेंशन अकाउंट हो, यंग जनरेशन के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका पेंशन अकाउंट हो, वुमेन है तो उनका पेंशन अकाउंट तो बिल्कुल ही होना चाहिए। ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। और यंग जनरेशन पे स्पेशल आप कह सकते हैं ध्यान है, रीजन बीइंग क्योंकि जो इंडिया की मोस्ट पॉपुलेशन है, वो जो हायर परसेंटेज है पॉपुलेशन का वो हमारा यंग जनरेशन में ही कवर हो जाता है। तो ये हो गई आपकी आगे की बात। अब अगर इस पूरी बातों को कंक्लूड करें अपने लास्ट पॉइंट के अंदर, तो हमने क्या देखा, इस पूरी चर्चा में हमने क्या देखा कि जो हमारा पेंशन पेंशन सेक्टर का अगर स्टेटस की बात करें तो इंडिया के अंदर जो पेंशन सेक्टर है वो क्या है, आपका क्या पर्पस है उसका पर्पस है ओल्ड एज लोगों को इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब ओल्ड एज लोगों को जो इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है वो किसको की जाती है, क्या सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज को? नहीं जी, गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज को तो हम बांध चुके हैं, लेकिन हम कह रहे हैं गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, एम्प्लॉय हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे वो हाउस वाइफ क्यों ना हो, चाहे वो होम मेकर क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, मतलब दिस इज फॉर एवरी कॉमन पर्सन। सभी को अपनी ओल्ड एज की सिक्योरिटी अपनी बना के चलनी है, इनकम सिक्योरिटी बना के चलनी है, और उसके लिए पेंशन कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेंशन अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो हमने देखा कि पिछले 5 सालों में क्या भयंकर ग्रोथ आया है। सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 3 गुना से ज़्यादा बढ़े, ये हमने देखा। एसेट्स जो है हमारे वो 4 गुना से ज़्यादा बढ़े हमारे एनपीएस के अंदर, ये हमने देखा। जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो हायर रेज हुए थे एपीवाई के अंदर, रीजन बीइंग क्योंकि वहां पे लो इनकम के हाउस होल्ड्स होते हैं, और एनपीएस ने जो मेजर कंट्रीब्यूट किया वो किया आपके अमाउंट में पेंशन एसेट्स के अंदर, रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ हायर इनकम के लोग ज्यादा पाए जाते हैं। हमने रिटर्न्स देखे एनपीएस ने रिटर्न्स आपका मिनिमम 9% से लेकर 12.7% तक प्रोवाइड किया अपने सब्सक्राइबर्स को, और वहीं अगर एपीवाई की बात करें तो ये भी कम नहीं है। एनुअल रिटर्न इन्होंने भी 9.4% का सिंस इंसेप्शन प्रोवाइड किया है अपने सब्सक्राइबर्स को। तो ये थी इसकी सारी बेसिक्स जिसकी चर्चाएं हमने पिछली बहुत सारी वीडियोस में की हैं, उसको मोटे तौर पे हमने कंक्लूड करने का कोशिश किया है। आई होप इस वीडियो के एंड आते आते तक आपको पूरा पेंशन सेक्टर का स्टेटस जो इंडिया के अंदर है वो आपके सामने एज अ खुली किताब आ गया होगा। ये हमने एक टॉपिक कवर किया है पेंशन सेक्टर का। अभी आने वाले और वीडियोस के अंदर और भी इसके टॉपिक्स हमने देखा था 6 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि दिए गए हैं
ऑल्दो जो उसके अंदर सबसे मेजर टॉपिक था वो आपका था स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर। रीजन भी बिकॉज दिस इज अ इंट्रोडक्शन वीडियो जिसके अंदर आपको बेसिक्स पता होने जरूरी थे, इसलिए हमने इसी के अंदर एनपीएस की भी चर्चा कर ली, एपीवाई की भी चर्चा कर ली और भी बहुत सारी चर्चा यहाँ पे की है। जब हम आगे एनपीएस की चर्चा करेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगा और आपको चीजें अच्छे से दिमाग में पहुंचेंगी, आपकी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप हो पाएंगी, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगाना जरूरी था। चलिए जी, दिस इज ऑल अबाउट स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया। आई होप आपको बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स।